1x एक्सेलरेशन में प्रवेश करना जेकब के लिए खतरनाक था, लेकिन इसने हार्ट एसेंस के एब्जॉर्प्शन को उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज कर दिया। ये दर्दनाक था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ जेकब अपने शरीर में दौड़ती हुई ताकत को महसूस कर सकता था। जेकब के दिल के अंदर का 1 सेंटीमीटर का इन्फिनिटी कर्स्ड मार्क अचानक हिला और धीरे धीरे फैलने लगा। ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई जब जेकब ने 10 मिनट के संघर्ष यानी एंड्योरेंस के बाद 2x एक्सेलरेशन में प्रवेश किया। हालांकि जेकब महसूस कर सकता था कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और वो अपनी हार्ट रेट को शांत करने पर पूरी तरह केंद्रित था। कर्स्ड मार्क आखिरकार रुक गया जब वो 1 सेंटीमीटर से 1 इंच तक फैल गया और इन्फिनिटी सिंबल के अंदर का धुंधला पैटर्न भी साफ हो गया। धुंधले होने के बावजूद वे दो सिंबल थे, ओ और एक्स। जेकब को अपने खून में एक अजीब ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई और बिना किसी कोशिश के उसकी हार्ट रेट अचानक गिर गई, जब तक कि वो अपनी सामान्य और लयबद्ध यानी हार्मोनियस स्थिति में नहीं आ गई। अभी क्या हुआ? जेकब ने अचरज में अपनी आंखें खोली और सामने तैरती कर्स्ड इमॉर्टैलिटी को देखा। उसके पास अभी भी इमॉर्टिका को बुलाने के लिए 10 मिनट बाकी थे। उसने प्रोग्रेस पेज खोला। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना, प्रोग्रेस 70.01%। तो मैंने फिर से एक साथ दो सीमाएं पार कर लीं। जेकब खुश था क्योंकि वो अजीब ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में दौड़ रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि वो किसी हॉट स्प्रिंग में है। इस वक्त किताब की लिखाई बदल गई, जो साफ तौर पर इमॉर्टिका का काम था। तुम्हें वो पोषण अभी कटक लेना चाहिए जब तक तुम्हारे पास मौका है। जेकब की आंखें फैल गई और उसने संकोच नहीं किया। उसने A1000 से मिला जार निकाला और टाइटन टीएस के 2 घूंट पी गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इमॉर्टिका ने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ये सन की किताब कभी झूठ नहीं बोलेगी। जैसे ही टाइटन टीयर्स उसके शरीर में गए, जेकब को अपनी त्वचा सख्त होती हुई महसूस हुई। उसने अपने हाथों को देखा और चौंक गया। वे देखते ही देखते सूखते जा रहे थे, जब तक कि उसकी त्वचा उसकी हड्डियों और नसों से चिपक नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में मांस बचा ही नहीं है। उसे आखिरकार समझ आ गया कि इमॉर्टिका की चेतावनी का क्या मतलब था। ये फ्लूइड एक्सेलरेशन और 70% की भूख का साइड इफेक्ट था। जेकब अभी अभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा जलाई थी, इसलिए ये सामान्य था कि उसका शरीर ऊर्जा के लिए अपनी मांसपेशियों को जलाए, और अगर उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो वो थकावट से बेहोश हो सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर उसने अपने शरीर का बोझ कम करने के लिए टाइटन टीयर्स का सेवन नहीं किया होता तो वो मर सकता था। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम मुझे अमरता की ओर ले जा रही हो या अचानक मौत की ओर। जेकब की फटी आवाज में नाराजगी थी। मैंने तुमसे कहा था कि अमरता का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम तब भी मर सकते हो जब तुम्हें लगता है कि तुम सबसे सुरक्षित हो। ये बस एक छोटी सी चूक का मामला है। जेकब ने खंडन नहीं किया और उस परेशान करने वाली किताब को बंद कर दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो शुक्रगुजार था, क्योंकि इमोटिका ने अभी उसकी जान बचाई थी। लेकिन वो ये कहेगा नहीं, वरना वो और भी परेशान करने वाली हो जाएगी। टाइटन टीयर्स की वजह से उसकी ऊर्जा 10% भर गई थी और भूख भी 5% कम हो गई थी। लेकिन उसे चक्कर आने लगे थे, इसलिए उसने जल्दी से 2 और घूंट टाइटन टीयर्स के लिए और फिर पके हुए A1000 की तरफ बढ़ा। हालांकि जेकब अभी खाल और हड्डियों जैसा लग रहा था, लेकिन अगर वो अपनी ताकत दिखाए तो वो आधे घंटे पहले की तुलना में 10 गुना मजबूत था। जेकब ने बिना किसी संयम के खाना शुरू कर दिया। वो इसमें इतना खो गया कि अनजाने में कॉमन टीयर 12 प्रजाति की हड्डियों को किसी क्रैकर की तरह चबाने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि जेकब को ये काफ़ी स्वादिष्ट लगा और उसने हड्डियों या मांस की परवाह किए बिना सब कुछ एक जंगली जानवर की तरह खा लिया। जैसे जैसे वो खाता गया, उसका शरीर तेजी से पोषण सोखता गया और आखिरकार उसकी हड्डियों पर कुछ मांस वापस आने लगा। अंत में उसकी भूख 65% कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी दुबला था और उसे अपनी मर्दाना फिजिक वापस पाने के लिए और कॉमन टीयर 12 मांस की ज़रूरत थी। फिर भी जेकब अब खतरे से बाहर था और पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने अपनी बची हुई भूख मिटाने के लिए 1 लीटर और टाइटन टीयर्स पिया और आखिरकार अपने दिल के साथ 70% सिंक्रोनाइजेशन वाली पूरी ताकत महसूस की। इस क्वालिटी के टाइटन टीयर्स सिर्फ 90% तक काफ़ी होंगे, या शायद 80% पर ही खत्म हो जाएं, क्योंकि भूख बढ़ेगी। जेकब ने अपनी स्थिति की गहरी समझ हासिल करते हुए सोचा। पहले उसे लगा था कि इतना टाइटन टीयर्स 100% पहुंचने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन अब जब उसने 70% में प्रवेश करने के बाद भूख और ऊर्जा की खपत का अनुभव किया तो वो किसी मुगालते में नहीं था। उसे दूसरे टाइटन टीयर्स एलेक्सर की ज़रूरत थी और उसे बनाने के लिए उसे रेयर या रेरर रीजन में जाना होगा। खैर, अगर मैंने उस डार्क एल्फ और किलर स्कल सोसाइटी द्वारा भेजे गए उन तीनों अन्य सदस्यों को मार दिया तो मैं बिना किसी समस्या के 100% में प्रवेश कर सकता हूँ। जेकब की आंखों में एक काली चमक थी। उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसका अगला निशाना A999 थी। हालांकि जेकब को नहीं पता था कि जिस पल उसने A1000 को मारा, उसके दिमाग से एक सिग्नल निकला था और 24 घंटे के भीतर किलर स्कल सोसाइटी सतर्क हो गई थी और एक और आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। परिणाम स्वरूप एक विशाल पत्थर के कमरे के अंदर कई लैब उपकरण सलीके से रखे थे, जबकि वहां हरे लिक्विड से भरे 3 ग्लास सेल थे और उन सेल्स के अंदर 3 ग्रे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स सो रहे थे। एक तरफ लंबे काले बालों वाली एक सुडौल आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक किताब और पेन था।
वो मेटल स्ट्रेचर पर लेटे एक और ग्रे मॉन्स्टर के सामने थी, लेकिन फर्क ये था कि इस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के पूरे धड़ की स्किन हटी हुई थी और उसके अंग उसके सामने दिखाई दे रहे थे। इस वक्त उसकी कलाई पर बंधा चांदी का रिस्ट बैंड अचानक वाइब्रेट हुआ, जिससे उसका ध्यान टूटा। उसकी खूबसूरत क्रिम्सन आंखें सिकुड़ गईं और उसने रिस्ट बैंड दबाया। उसके लुभावने खूबसूरत सांवले चेहरे पर शांत भाव अचानक बिखर गए और उसकी आंखें फैल गईं जब उसने अपनी स्टार वॉच पर मैसेज पढ़ा। स्कल नंबर A1000 मारा जा चुका है और कातिल शायद वही रहस्यमयी फेसलेस एंशिएंट है। सब कुछ छोड़ो और स्कल नंबर A995 की टीम के साथ मिलो और जल्द से जल्द उस वेरिएबल से छुटकारा पाओ। विफलता स्वीकार नहीं की जाएगी। यही मैसेज का पूरा हिस्सा था। A999 की आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा और उसके लाल होंठ एक अजीब मुस्कान में बदल गए। तो तुम अभी भी गए नहीं, हाँ? हालांकि मुझे नहीं पता कि वापस आकर हमारे प्लान में बाधा डालने का तुम्हारा असली मकसद क्या है, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। रेनी माउंटेन रेंजेस में कहीं A995 अपने हाथ में छोटी बीन पोल लिए चल रहा था, जबकि दूसरे हाथ में एक एक्टिव स्कैनर था। तभी उसकी काली स्टार वॉच अचानक वाइब्रेट हुई। वो एक पल के लिए चौंका और मैसेज खोला। ये वही मैसेज था जो A999 को मिला था। उसने ठंडे स्वर में ताना मारा, वो कीड़ा अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसने गुस्से में अपनी सफ़ेद बीन पोल ज़मीन पर पटकी और अगले ही पल A999 के आसपास के इलाके में एक हल्का भूकंप आया और उसके पास के कुछ पेड़ के परखच्चे उड़ गए। जेकब को नहीं पता था कि किलर स्कल सोसाइटी ने उसे खोज लिया है और अनकॉमन रीजन में मौजूद चारों सदस्य उसे ढूंढने के लिए अर्दन किंगडम की तरफ आ रहे हैं। आज उसने गुफा छोड़ी और हैरिसन को ढूंढा, जो उसकी लोकेशन से कुछ 100 मीटर दूर था। हैरिसन ने पहले ही निषद वन के हर ट्रोल को सफाया कर दिया था और जेकब के आदेश के अनुसार वो घुसपैठियों पर नजर रख रहा था ताकि कोई जेकब को परेशान न करे। और काला लिक्विड मिलने के बाद हैरिसन और भी आश्वस्त हो गया और ज़्यादा काला लिक्विड कमाना चाहता था, इसलिए वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था। जब जेकब 3 मीटर लंबा बैग लिए प्रकट हुआ तो उसे लगा कि जेकब पिछली बार की तुलना में कुछ दुबला हो गया है, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और ना ही ये पूछा कि जेकब ने उस ट्रोल के साथ क्या किया। जेकब ने हैरिसन को देखा, जिसका शरीर उसके पुराने यानी हैरिसन के शरीर जैसा ही था, और कहा, चलो खदानों में वापस चलते हैं। मुझे उस ट्रोल से जानकारी मिली है कि मानवता को नुकसान पहुंचाने वाला वो गुप्त एजेंट 1 या 2 दिन में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम उस एजेंट का सामना करो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि उसकी ताकत A रैंक की हो सकती है। क्या तुम अपनी ट्रेनिंग के आखिरी चरण में जाने के लिए तैयार हो? अगर तुम उस एजेंट के खिलाफ 5 मिनट टिक गए तो ये तुम्हारी क्षमताओं को साबित करेगा और मैं तुम्हें A रैंक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त काला लिक्विड दूंगा। जहाँ तक खतरे की बात है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी पीठ देख रहा हूँगा। जेकब ने आत्मविश्वास से घोषणा की, जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य से कह रहा हो। ये सुनकर हैरिसन की आंखें संकल्प से चमक उठीं। वो जेकब की परवाह से हिल गया था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि जेकब उसे अपने निजी शिष्य के रूप में पाल रहा है और उसे हीरो का रास्ता सिखा रहा है। हैरिसन ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी छाती ठोकी। मैं अपने लॉर्ड के आदेश का पालन करूंगा और उस दुष्ट खलनायक से छुटकारा पाऊंगा। अर्थिन किंगडम के बाहरी इलाके में एक छोटी गुफा के अंदर 4 नकाबपोश आकृतियां जमा थीं। 3 लंबी और एक छोटी, जिसने अपने हाथ में एक बीन पोल पकड़ रखी थी। तो तुम्हारे स्काउट के मुताबिक वो कीड़ा अभी भी इस निषिद्ध वन की फैसिलिटी में टाइटन आयरन की खदानों के पास है? A995 ने तीखे स्वर में पूछा। हाँ, मैंने एक पैरासाइट स्लेव बनाया और उससे अर्थिन किंगडम की राजधानी और निषिद्ध वन की जासूसी करवाई ताकि वहां के हालात का पता चल सके। मैं खुद जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो वहां हुआ तो उसे पता चल सकता था। बहरहाल, स्काउट एक गंभीर खबर लाया है। A10000 के कातिल ने न सिर्फ पूरे शाही परिवार को अपाहिज कर दिया है, बल्कि राज्य को अराजकता में छोड़ दिया है। ये साफ है कि उसे अंदाजा नहीं है कि हमें उसकी मौजूदगी के बारे में पहले से पता है, तो वो शायद मुझे इस अराजकता के साथ अपनी तरफ खींचने की योजना बना रहा था। मुझे लगता है कि A10000 ने शायद बता दिया होगा कि मैं कुछ दिनों में टाइटन टीयर्स लेने वापस आऊंगी ताकि वो टॉर्चर से बच सके। मेरे स्काउट ने उसे खदान के पास जाल बिछाते हुए देखा है, तो मुझे यकीन है कि वो मुझे भी मारना चाहता है। A9999 ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। उसका सारा घमंड इस छोटे से व्यक्ति के सामने गायब हो गया था और वो उससे डरती भी थी। A9999 ने ठंडे स्वर में ताना मारा। कितना घमंडी कीड़ा है! लगता है उसने अपने आकाओं से संपर्क किया है और वो चाहते हैं कि वो हमारे प्लान में बाधा डाले जब तक कि वे किसी और को बैकअप के तौर पर ना भेजें, या वो बस एक लालची स्थानीय ग्रीडी नेटिव है और टाइटन टीयर्स के लिए यहाँ है ताकि वो अपनी ताकत को और ऊंचे स्तर तक ले जा सके। या ये संभावना भी है कि वो तुम्हें पकड़कर हमारा ध्यान खींचना चाहता है और फिर हमसे अपनी आज़ादी की सौदेबाजी करना चाहता है। और भी संभावनाएं हैं, लेकिन उसका मकसद चाहे जो भी हो, हमें उसे पकड़कर पता लगाना होगा।
चूंकि वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता था, तो क्यों ना हम उसी जाल का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसाएं। उसके पास शायद हमारे कैलिबर की टेक्निक नहीं होगी, और हम पहले से तैयार हैं, तो इस गमार कीड़े से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, भोर में शुरू करते हैं और अपने लिए एक कीड़ा पकड़ते हैं। A995 ने घोषणा की। जी। बाकी तीनों ने एक साथ जवाब दिया। हैरिसन जेकब के कपड़े पहनकर उस खूनी इमारत से कुछ मीटर दूर शांति से बैठा था, जहां उसने 3 दिन पहले ट्रोल्स का कत्लेआम किया था। जेकब ने उसे कहा था कि यहां बिना किसी गोली या एम्बुश के डर के इंतजार करे, जब तक कि एजेंट ना आ जाए और उसका मुकाबला न कर ले। हालांकि उसने जेकब के आदेश पर कल अपने आसपास कई जाल भी बिछाए थे, ताकि अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर सके। वो अब एजेंट से निपटने के लिए और ए रैंक का टिकट जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त था। ताकत का स्वाद चखने के बाद उसका पुराना विश्वास चकनाचूर हो गया था, और उसकी जगह एक नए विश्वास ने ले ली थी। ताकत ही शासन है। वो और ताकत के लिए तरस रहा था, और इसीलिए वो इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अभी वो जानता था कि वो सिर्फ जेकब के पीछे चलकर ही ताकत पा सकता है। और अर्थिन किंगडम में उसके पीछे आने के बाद उसने पाया कि जेकब अपनी अत्याचारी छवि के बावजूद काफी नेक यानी नोबल है। उसने ट्रोल्स के शाही परिवार को कुचल दिया था, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा था, और फिर इस लैब को, जो मानवता के लिए खतरा थी, और अब वो युद्ध के पीछे के मास्टरमाइंड को मारने जा रहा था। हालांकि हैरिसन जेकब की नेकी की तारीफ करता था, लेकिन वो जेकब के तरीके से सहमत नहीं था, क्योंकि वो ये सब मुफ्त में कर रहा था और किसी को पता चले बिना। उसे नहीं पता था कि जेकब सबको क्यों नहीं बताना चाहता कि उसने अकेले इतने बड़े खतरे से छुटकारा पा लिया है। लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो जेकब को ये आभास नहीं देना चाहता था कि वो बदल गया है और अब महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन रखता है। उसे डर था कि जेकब उसका पालन पोषण करना बंद कर देगा और उसे उस काले लिक्विड का राज नहीं बताएगा। जेकब बेहद ताकतवर था, इसलिए उस काले लिक्विड के लिए उसे काबू करना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो वही करेगा जो जेकब चाहेगा, और उसका दिल जीत लेगा। हैरिसन जितना आज्ञाकारी होता, जेकब उसे उतनी ही चीजें देता, बिल्कुल उस हरे लिक्विड की तरह जो उसकी भूख और प्यास बुझा सकता था। वो चमत्कारी था, इसलिए वो और भी दब्बू बन गया। उसे यह भी विश्वास था कि इस स्तर तक लाने के बाद जेकब उसे मरने नहीं देगा। इस वक्त हैरिसन अपने ख्यालों से बाहर निकला, जब उसके कानों ने तेजी से अपनी ओर आते हुए कदमों की हल्की आहट सुनी। बी रैंक में प्रवेश करने के बाद उसकी सुनने की क्षमता भी बढ़ गई थी, इसलिए वो तुरंत सतर्क हो गया। हैरिसन की स्थिति से 500 मीटर दूर एक विशाल पेड़ पर एक नकाबपोश आकृति बैठी थी। उसके सामने 3 मीटर लंबी भारी स्नाइपर राइफल थी, जो पूरी तरह काली थी और एक मोटी टहनी पर अपने स्टैंड पर टिकी हुई थी। इस राइफल का बैरल ही अकेले 2 मीटर लंबा था, और उसके ऊपर एक लंबा स्कोप था। वो व्यक्ति शांति से स्कोप के जरिए हैरिसन और पूरे साफ खलन क्षेत्र को देख रहा था। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जेकब था, जो अपनी नई बनी टाइटन स्नाइपर के साथ A9999 को मारने के लिए तैयार था। जेकब ने टाइटन स्नाइपर को मॉडिफाई करने और विशेष गोलियां बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया था। उसने इसका नाम रखा था फ्रिक्शन किलर। वो डार्क सिटी से कुछ मटेरियल लाया था, जिससे ये नई टाइटन स्नाइपर और गोलियां बनाना मुमकिन हो पाया था। जेकब को इस नई टाइटन स्नाइपर राइफल पर पूरा भरोसा था, क्योंकि अब ये मैक 10 की रफ्तार से गोलियां दाग सकती थी। हालांकि इतनी रफ्तार के साथ राइफल 6 शॉट्स के बाद फट जाएगी, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए जेकब ने सीमा 3 या 4 राउंड रखी। जब तक कि A999 के पास कोई एनर्जी शील्ड नहीं है जो गोली लगने से पहले एक्टिवेट हो सके, वो उसी पल मर जाएगी जब जेकब ट्रिगर दबाएगा। लेकिन जेकब पूरी तरह सतर्क था, क्योंकि कल उसने खदानों के आसपास एक ट्रोल को घूमते हुए देखा था। हैरिसन ने उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो अपने कदमों की आवाज छिपाने में काफी माहिर था। लेकिन जेकब अपनी मौजूदा सुनने की क्षमता के साथ उसे कैसे मिस कर सकता था। लेकिन उसने उस व्यक्ति को नहीं मारा और उसे जाने दिया जब उसने हैरिसन की जासूसी की। वो A9999 को खुरे में लाना चाहता था, और अगर वो स्काउट उसका था, तो उसे ये जाहिर करने में कोई आपत्ति नहीं थी कि वो वहां है। क्योंकि जेकब की सोच में A9999 को अभी तक नहीं पता था कि A10000 मर चुका है, और वो सोच सकती है कि उसने उसे बंधक बना रखा है, इसलिए वो उसके इरादों को परखने के लिए बाहर आएगी।
इसीलिए जेकब ने अनकॉमन रीजन में मौजूद बाकी तीनों स्कल्स के बारे में सोचने के बावजूद अर्थिन किंगडम नहीं छोड़ा। अगर A9999 ने बाकी तीनों को सतर्क कर दिया और उन्हें जेकब को काबू करने के लिए यहाँ बुलाया, तो उन्हें फिर भी खुले में आना होगा। और ये एक ऐसा मौका था जिसे वो गंवाने वाला नहीं था। भले ही वो अकेले आए, जेकब को कम आंकते हुए और उसके इरादों को गलत समझते हुए, जेकब फिर भी उसे मार देगा और अपनी ताकत बढ़ाने के बाद उन तीनों स्कल्स का हंट करेगा। किसी भी सूरत में जेकब ने सोचा, अगर वो अपने पत्ते सही खेलता है और हैरिसन को एक परफेक्ट चारे के रूप में इस्तेमाल करता है, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस बंदे को कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंस रहा है, और वो फायदों से पूरी तरह अंधा हो गया था और जेकब को एक दयालु नेक इंसान समझ रहा था, जबकि हकीकत पूरी तरह अलग थी। जेकब को टायरेंट मैंशन में हैरिसन के स्वभाव में बदलाव के बारे में बहुत पहले से पता था। उसने हैरिसन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी महसूस किया था, लेकिन जेकब उसे बिल्कुल नहीं रोकता और यहाँ तक कि उसे बढ़ावा देता है और फिर उसकी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ उसमें हेरफेर करता है। शुरू से ही जेकब हैरिसन को एक ऐसे परफेक्ट चारे के रूप में तैयार कर रहा था जिसे कोई बड़ी मछली नोटिस किए बिना न रह सके। अगर वो स्काउट डार्क एल्फ द्वारा भेजा गया था, तो उसने उसे बता दिया होगा कि उसने हैरिसन को जाल बिछाते हुए देखा था, तो वो उसके पास जाने में और भी आश्वस्त होगी, ये सोचकर कि वो पूरी तरह तैयार है। जेकब के होंठ एक शातिर मुस्कान में मुड़ गए जब उसने अपनी जगह से कदमों की हल्की आहट सुनी। वो जानबूझकर अपने कदमों की आवाज इतनी तेज कर रही है कि मैं नोटिस कर सकूं। वो तैयारी के साथ आई है। A9999 जैसा कोई अपने कदमों की आवाज ना छिपाने की नौसिखिया गलती कैसे कर सकता है? जेकब जानता था कि अगर वो चाहता तो हैरिसन उसे नोटिस किए बिना ही उसका गला रेत सकता था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि A9999 सचमुच उससे बातचीत करना चाहती है, या वो बाकी तीनों द्वारा भेजा गया चारा थी। मामला जो भी हो, जेकब को A9999 का दिल और खून चाहिए था। इस वक्त जंगल में एक नकाबपोश आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे हैरिसन की ओर बढ़ रही थी, जो पहले से ही खड़ा हो चुका था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। ये नकाबपोश आकृति हैरिसन से 50 मीटर दूर रुक गई, क्योंकि आगे जालों का मैदान था। A9999 की ताने भरी और नखरे वाली आवाज गूंजी। तो मेरे प्यारे फेसलेस एंशिएंट, क्या तुम समझाना चाहोगे कि तुम वापस क्यों आए? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अगर तुमने A10000 को नहीं मारा होता तो मैं तुम्हें अपने साथ 1-2 रात बिताने देती, लेकिन अब जबकि तुमने ऐसा किया, तुम अभी भी मेरे साथ रातें बिताओगे, लेकिन आनंद कक्ष में नहीं, बल्कि यातना कक्ष में। हैरिसन इन शब्दों से चकरा गया और उलझन में नकाबपोश आकृति को देखने लगा। क्या वो मुझे जालों के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है? लेकिन जेकब, जिसने सब कुछ सुना था, ने साफ महसूस की कि उसका दिल ठंडा पड़ गया। उन्हें पता है कि मैंने लायन हेड ऑर्क को मार दिया है, लेकिन कैसे? जैकब को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ वो और हैरिसन जानते थे कि उसने A10000 को मारा है, लेकिन किसी वजह से A9999 को भी ये पता था, जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। क्या उनके शरीर में कोई ऐसा डिवाइस है जो उनकी मौत के वक्त दूसरों को सतर्क यानी अलर्ट कर देता है? मैं सोच रहा था कि उन्हें जेरी की मौत का पता कैसे चला, लेकिन मुझे लगा कि वे उसे मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन पता चला कि मैं शुरू से गलत सोच रहा था। उनकी तकनीक मेरी सोच से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल है। जैकब का चेहरा गंभीर हो गया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाकी 3 सदस्य भी यहाँ हैं और उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता है। जैकब ने A9999 को बर्फीली नज़रों से देखा और उसे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, और फिर उसे एहसास हुआ, फक, वो मुझसे खतरा महसूस कर सकती है, लेकिन 50 मीटर की दूरी से ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? लेकिन वो बेवकूफ़ हैरिसन जल्दबाजी कर सकता है और मेरा भांडा फोड़ सकता है। मेरे पास उसे अभी मारने का मौका है, लेकिन क्या होगा अगर बाकी 3 कुछ प्लान कर रहे हैं और उनके पास मुझे ट्रैक करने के लिए ज़्यादा एडवांस ट्रैकर्स हैं? जिस पल मैं उसे मारूंगा, मुझे उसकी लाश उठाने का मौका नहीं मिलेगा और बाकी 3 इस दिशा में दौड़ पड़ेंगे। हो सकता है उनमें से एक पहले से ही यहाँ कहीं हो। जैकब को लगा कि उसे गोली नहीं चलानी चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि ये चारों क्या प्लान कर रहे हैं। वो पूरी तरह छिपा हुआ था और उसकी सांसें और धड़कन लगभग गायब थीं। मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक कि उनमें से सबसे ताकतवर सामने ना आ जाए और उस खतरे से छुटकारा पाने के लिए उसे मार दो। जैकब ने फैसला किया और इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी खुद को एक्सपोज करना अच्छी बात नहीं थी।
चूंकि वे पहले से जानते थे कि उसने A10,000 को मारा है, वे यहाँ उससे बात करने नहीं आए थे, बल्कि उसे खत्म करने या जानकारी के लिए पकड़ने आए थे। इसलिए वो देखेगा कि वे सचमुच क्या प्लान कर रहे हैं, और अगर बाकी लोग सामने आए तभी वो खुद को एक्सपोज करने का रिस्क लेगा। हैरिसन ने 50 मीटर दूर खड़ी A9999 को देखा और ठंडे स्वर में ताना मारा, क्या तुम अपनी बातों से मुझे हराने वाली हो? A9999 को अचानक लगा कि ये आवाज़ कुछ अलग है। वो जैकॉब से खतरा तभी महसूस कर सकती थी जब वो सिर्फ 20 मीटर दूर हो। अभी वो नहीं बता सकती थी कि ये असली व्यक्ति है या नहीं। हालांकि जब उसने नकाब और कदकाठी देखी तो उसे लगा कि ये जैकॉब ही है। वो उसके शारीरिक हुलिये को कभी नहीं भूल सकती थी, और वो व्यक्ति काफ़ी आश्वस्त और घमंडी भी लग रहा था, जिसका मतलब था कि वो कोई ढोंगी यानी इम्पोस्टर नहीं हो सकता। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? मुझे बस उसे पकड़ना है, ये देखने के लिए कि वो असली है या नहीं, और अगर वो वाकई ढोंगी है तो असली वाला यहीं कहीं घात लगाए बैठा होगा। अगर उसे लगता है कि वो मुझे इन जालों से बेवकूफ़ बना सकता है तो वो पहले ही मर चुका है, उसने सोचा, और आखिरकार अपने लबादे के अंदर से कुछ निकाला। ये एक हथेली के आकार की लाल क्रोम बॉल थी। उसने अचानक अपने अंगूठे से उसकी चिकनी सतह को दबाया, वो चमकी और फिर ये रहा मुलाकात का तोहफा। उसने ताना मारा और उसे हैरिसन की तरफ फेंक दिया। हैरिसन चौंक गया और इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, लाल गेंद उससे बस 1 इंच दूर थी। अगले ही पल वो अचानक लाल लिक्विड में फट गई और उसे निगल लिया। लाल लिक्विड पूरी तरह हैरिसन के चारों ओर रबर की तरह लिपट गया, और इससे पहले कि उसे पता चला वो एक लाल पुतले में बदल गया। वो इस रबर जैसे पदार्थ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। A9999 की आंखें सिकुड़ गईं और वो बड़बड़ाई, ये बहुत आसान था। वो जानती थी कि अगर ये असली जैकॉब होता तो वो चकमा दे सकता था, लेकिन ये बंदा वक्त पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक जांच थी, लेकिन ये पहले ही खत्म हो गई। वो जान गई कि ये नकली है। वो अचानक चिल्लाई, ये नकली है, अपने स्कैनर्स इस इलाके पर फोकस करना बंद करो, और विस स्प्लैश। A9999 का सिर अचानक एक तरबूज की तरह फट गया, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती या कोई और। वो बिना कुछ महसूस किए ही मर गई, और उसके पीछे के पेड़ भी इस गोली से एक लंबी लाइन में उड़ गए। बैंग! इस वक्त इलाके में एक सोनिक बूम गूंजा जब A9999 की बिना सिर वाली लाश जमीन पर गिरी और उसके शरीर पर एक गहरे भूरे रंग का एनर्जी बैरियर प्रकट हुआ। गोली इतनी तेज थी कि उसने आवाज करने या दुश्मन को शील्ड एक्टिवेट करने का मौका देने से पहले ही निशाना साध लिया था। क्या हुआ अभी? A9999 की लाश से 200 मीटर दूर एक स्कैनर पकड़े हुए नकाबवश शख्स ने हैरानी में बड़बड़ाया, बिना एहसास किए। हालांकि आवाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश कर चुके जैकॉब के कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी, जिसकी सुनने की शक्ति पहले से दोगुनी हो गई थी। अगले ही पल बैंग! इस नकाबवस्त शख्स का सिर भी परखच्चे उड़ गया, और वो भी A9999 की तरह बिना कुछ जाने ही मर गया। बूम! एक और सोनिक बूम गूंजा। जैकॉब ने एक और गोली लोड की, जो 1 फुट लंबी थी। उसका बुलेट हेड काला और सिर्फ 3 इंच लंबा था, जबकि शेल सफ़ेद और 9 इंच का था। वो अपनी सांस रोके पूरी तरह केंद्रित था, और उसका एक्सेलरेशन अभी भी 1x पर था। जिस पल उसने हैरिसन को उस अजीब लाल लिक्विड में फंसते देखा, वो जान गया कि दूसरों को बाहर निकालना नामुमकिन है, और वे जान जाएंगे कि हैरिसन नकली है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चारे को भी शिकार के लेवल का होना चाहिए। फिर भी उसने कार्रवाई करने का फैसला किया और बिना हिचकिचाहट के A9999 पर गोली चला दी, क्योंकि 4 की तुलना में 3 से निपटना ज़्यादा आसान था। उसने अपना 1x एक्सेलरेशन भी एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई। वो जानता था कि A9999 की अजीब मौत के बाद बाकी 3 कोई ना कोई गलती करेंगे, और वो सही था। उसकी मौत इतनी चौंकाने वाली थी कि उनमें से एक ने शब्द भी बोल दिए जो जैकॉब को उसकी लोकेशन देने के लिए काफ़ी थे, और उसने शॉट ले लिया। आवाज़ से प्रभावित न होने के लिए जैकॉब ने विशेष नॉइज़ कैंसलिंग ईयरबड्स तैयार किए थे, और आवाज़ होने से पहले वो उन्हें अपने कानों में लगा लेता, वरना वो इस कान फोड़ ध्वनि सवार से खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। 2 और। जैकॉब का दिल जोरों से धड़क रहा था, और इस वक्त वो 2x स्टेज में प्रवेश किया और उसकी सुनने की शक्ति फिर से बढ़ गई। इस वक्त स्नाइपर का बैरल गर्मी से लाल हो गया था और टिप पर एक हल्की दरार देखी जा सकती थी। फिर भी जैकॉब को परवाह नहीं थी, और इसी पल सूखे लत्तों के कुचले जाने की हल्की आवाज़ जैकॉब के कानों में पड़ी, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 मीटर दूर थी। दूसरी पार्टी साफ तौर पर ज़्यादा शांत थी और पेड़ों की छांव में छिपते हुए इलाके से भागने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे गोली ना लगे। लेकिन जैकॉब इसके लिए तैयार था, और उसने राइफल भागने वाले की दिशा में तान दी। दिशा निश्चित करने के बाद उसने ट्रिगर दबाया और ईयरबड्स कानों में लगा लिए। गोली ने रास्ते में कुछ पेड़ों को उड़ा दिया और फिर एक परछाई पर लगी जो गोली की दिशा में कदम रख रही थी। उसने गहरे भूरे बैरियर को कांच की तरह तोड़कर उसकी रीढ़ को छेद कर पेट को उड़ा दिया। बूम! जैकॉब ने बैरियर में दरारें और स्नाइपर के शरीर को प्रकट होते देखा, लेकिन उसने परवाह नहीं की और एक और गोली लोड की। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था,
वो चारों हाई रैंकिंग स्कल्स को मारकर 100% में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त दिल हासिल करने के बहुत करीब था। ठीक इसी पल एक क्रोधित आवाज गूंजी, जिसमें द्वेष भरा था। चुपके से वार करने वाले कीड़े मर जा, अर्थ शैटर। जैकब चौंक गया जब उसने ये आवाज सुनी। ये उसके पीछे 50 मीटर से आई थी। इसका मतलब था कि ये व्यक्ति उसकी सुनने की शक्ति के बावजूद उस तक पहुंच गया था, और वो अभी भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पा रहा था, जैसे उसके पास धड़कन या सांस ही ना हो। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे वो छिपा हुआ था, वहां की जमीन अचानक चटकने लगी, जैसे कोई बेहद तेज भूकंप आया हो। जैकब ने हिचकिचाहट नहीं की, राइफल उठाई और जल्दी से दूसरे पेड़ की तरफ कूदा। लेकिन इस अचानक भूकंप का दायरा 50 मीटर था और जमीन टूट रही थी। इसलिए जैकब के पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो इस इलाके से भाग रहा था। लेकिन वो द्वेषपूर्ण आवाज फिर गूंजी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लोगों को मारने के बाद बच सकते हो? अर्थ स्पाइक्स। इससे पहले कि जैकब इस आवाज की लोकेशन ढूंढ पाता, टूटती हुई जमीन से जादुई नुकीले स्पाइक्स उठे और तेजी से जैकब की पोजीशन की तरफ बढ़े। जैकब का दिल कांप गया, क्योंकि उसे कुछ समझ आ गया था। जादू, ये साला जादू है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किस्से कहानियों वाले जादू का अनुभव करने का मौका मिलेगा। ये अप्रत्याशित था, और उसके पास इसकी तारीफ करने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो अब एक बेहद खतरनाक स्थिति में था। कर्स्ड इमोर्टैलिटी। मुझे बताओ, ये कौन सी प्रजाति है और इसकी पोजीशन कहाँ है? वो जानता था कि ये व्यक्ति अपने निशान बहुत अच्छे से छिपा रहा है, और उसकी सुनने की शक्ति के बावजूद उसे ढूंढना नामुमकिन था। इसलिए इमोर्टिका ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। मुझे बताओ, ये कौन सी प्रजाति है और इसकी पोजीशन कहाँ है? जेकब ने जल्दी से सवाल किया, जबकि वो उन कातिलाना स्पाइक्स से मुश्किल से बच रहा था। वो डरा हुआ था, क्योंकि अब जादू शामिल था, और उसे नहीं पता था कि विरोधी के पास और क्या चालें हैं। ये एक रेयर टियर 5 अर्थ गॉब्लिन है, जिसके पास 1 स्टार इनिशियल लेवल अर्थ एलिमेंट एफिनिटी और पावर है। वो तुम्हारे 7 बजे की दिशा में जमीन के नीचे 10 मीटर गहरा छिपा है। अगर तुम उसका दिल हासिल कर सको तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। जेकब ने आखिरी लाइन को नजरअंदाज किया और अपनी राइफल उसी दिशा में तान दी जहां इमोर्टिका ने इशारा किया था, और ट्रिगर दबा दिया। कैसे? एक घबराई हुई आवाज आई जब जेकब ने उसी दिशा में बंदूक तानी, और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, गोली चल चुकी थी। जेकब को महसूस हुआ कि पूरी टाइटन स्नाइपर उबल रही है, और बिना सोचे उसने उसे दूर फेंक दिया। बूम! गोली की आवाज के साथ स्नाइपर राइफल भी फट गई। जेकब जाहिर तौर पर धमाके के रेंज में था, लेकिन उसने उसे फटने से पहले ही फेंक दिया था, इसलिए उसे सिर्फ शॉक वेव और कुछ धातु के टुकड़ों से चोट लगी, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया और हवा में उड़कर पेड़ों के बीच जा गिरा। हालांकि जेकब के पास लेटने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसका दिल पहले ही 3x एक्सेलरेशन में था, और उसे अभी भी नहीं पता था कि वो गॉब्लिन मरा है या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि जमीन का हिलना बंद हो गया है और कोई स्पाइक्स बाहर नहीं आ रहे, तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन इमोर्टिका की तरफ देखना नहीं भूला। लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने देखा। बेवकूफ, तुम क्या देख रहे हो? जाओ और उस गॉब्लिन को खोद कर बाहर निकालो। उसके पास वो मटेरियल है जिसकी तुम्हें कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस के आखिरी लेवल के लिए जरूरत है। अगर तुमने उसे आधे घंटे तक जमीन के नीचे छोड़ दिया तो तुम वो मटेरियल खो दोगे। जेकब चौंक गया और हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से टाइटन टीयर्स का एक घूंट पिया और हरकत में आ गया। उसने जमीन में गोली का छेद ढूंढ लिया और जल्दी से गोली की लाइन के साथ खुदाई शुरू कर दी। अपनी मौजूदा ताकत से खुदाई करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए जल्द ही वो 10 मीटर गहरा जमीन में था, और उसने अचानक एक छोटे से खाली जगह में खुदाई कर ली। उसने देखा कि एक छोटा सा शरीर अपने ही खून और मांस में पड़ा था, क्योंकि गोली ने उसकी पूरी दाईं छाती उड़ा दी थी। उसने उसके कटे फटे दाहिने हाथ में एक छोटी बीन पोल भी देखी। जेकब के पास वक्त नहीं था। उसने एक हार्ड बॉक्स लिया और उसे खून से भरना शुरू कर दिया। उसने अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया कि दिल अभी भी सही सलामत था, और उसने जल्दी से दिल को बॉक्स में रख दिया। तभी उसने पूछा, अब बताओ, ये मटेरियल क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? वो बेसब्र था। बाहर 3 और लाशें थीं जिनका दिल और खून उसे इकट्ठा करना था, और अगर वो देर करता तो खून खराब हो सकता था। आराम से, बस ये दिल ही तुम्हें 100% कर्स्ड मार्क पूरा करने के लिए काफ़ी है, इसलिए तुम्हें और दिलों की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी भूख मिटाने के लिए उन सबको खा जाओ। जहाँ तक मटेरियल की बात है, बस उसका पेट खोलो और तुम समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जेकब खुशी से झूम उठा जब उसने सुना कि उसे अब और दिल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन वो अभी भी 3x एक्सेलरेशन में था, इसलिए उसे खुद को शांत करना था। इसके बाद जेकब ने अर्थ गॉब्लिन का पेट चीर दिया, जो एक आम गॉब्लिन जैसा दिखता था। लंबी नुकीली नाक, लंबे कान और लंबे दांत। बस फर्क ये था कि उसकी भौहों के बीच एक हरा निशान था।
जिस पल उसने गॉब्लिन का पेट खोला, जेकब चौंक गया क्योंकि अंदर कुछ हरी रोशनी में चमक रहा था और वो तुरंत समझ गया कि वो क्या ढूंढ रहा था। गंदगी की परवाह किए बिना उसने अर्थ गॉब्लिन के पेट से चमकती हुई चीज निकाली। वो एक अजीब सी हरी झिल्ली से जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही जेकब ने उसे छुआ, झिल्ली बुलबुले की तरह फट गई और जेकब के खून से सने हाथ में एक 2 इंच का चमकता हुआ हरा पत्थर आ गया। ये क्या है? जेकब हैरान था और चमकते हुए पत्थर को देख रहा था, जो छूने में चिकना और गर्म था। हे, ये एक 1 स्टार इनिशियल अर्थ एलिमेंट कोर है, या तुम इसे मैजिक कोर भी कह सकते हो। एक बार जब तुम कर्स्ड मार्क पूरा कर लोगे, मैं तुम्हें जादू और इस कोर के यूज के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। अभी के लिए बस इसे इन्फिनिटी पेंडेंट में स्टोर कर लो, वरना ये कुछ ही मिनटों में हवा में वेपोरेट हो जाएगा और तुम्हारे पास रोने की जगह भी नहीं बचेगी। एक मैजिक कोर? जेकब हैरान था और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे तुरंत स्टोर कर लिया। इसके बाद जेकब ने छोटी छड़ी उठाई, जो उसकी नज़रों में शायद एक मैजिक वॉन्ड थी, और उसे भी स्टोर कर लिया। वो बाद में इसे चेक करेगा। फिर उसने अर्थ गॉब्लिन की लाश उठाई, जो उसका पोषण थी, और बाकी तीनों की लाशें और उनका सामान उठाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। जब वो A99 के मरने की जगह पहुंचा, तो उसने हैरिसन को देखा, जो शायद उस लाल लिक्विड में दम घुटने से मर चुका था। जेकब ने उसकी परवाह नहीं की और A99 की बिना सर वाली लाश भी उठा ली। उसने जल्दी से बाकी 2 लाशें और छोटे उपकरण अपने पेंडेंट में स्टोर कर लिए। इमोटिका से उसे पता चला कि बाकी 2 मृतक रेयर टियर 2 ऑर्क और रेयर टियर 4 ट्रोल थे। जेकब ने वो जगह छोड़ दी, मलबे को दूसरों के लिए छोड़कर। वो जल्द से जल्द अपनी गुफा में वापस जाकर डिस्टिलेशन और ग्रिलिंग प्रोसेस शुरू करना चाहता था। एक जादूगर का सामना करने के बाद वो जानता था कि वो कितने खतरनाक हैं। यहाँ तक कि अपने शक्तिशाली शरीर के साथ भी ये पक्का नहीं था कि वो उनके खिलाफ जीत सकता है। अगर नई बनी टाइटन स्नाइपर ना होती, तो वो उन चारों को कभी नहीं मार पाता, खासकर अर्थ गॉब्लिन, जो सिर्फ इमोटिका की मदद से मारा गया और उसके बिना जेकब को भागना पड़ता। चूंकि ये उसका आखिरी इंजेक्शन होने वाला था, जेकब ने तीनों लाशों को सीख पर चढ़ाया और आखिरकार 3x एक्सेलरेशन से निपटने का वक्त मिल गया। उसने जो थोड़ा सा मांस चढ़ाया था, वो पहले ही खो चुका था और फिर से दुबला पतला हो गया। उसने टाइटन टीयर्स का एक और घूंट पिया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगा, ताकि अपनी हार्ट रेट शांत कर सके। आधे घंटे बाद जेकब आखिरकार अपनी हार्ट रेट शांत करने में कामयाब रहा और ध्यान तोड़ दिया। उसने अपने हड्डियों वाले अंगों को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, जब तक मैं बिना ध्यान की स्थिति में जाए 3x एक्सेलरेशन से बाहर आ सकूं। ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा है। अपनी एबिलिटी पर अफसोस जताने के बाद जेकब ने आखिरकार उन चारों से इकट्ठा किए गए उपकरणों के छोटे ढेर को देखा। सिर्फ 2 बख्तावर कवच सही सलामत थे, एक ट्रोल का और एक महिला कवच A99 का। ये कवच विशेष सामग्री से बने थे और जेकब ने अब तक जो देखा था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन उसकी फ्रिक्शन किलर बुलेट ने इन कवचों को भी भेद दिया था। अर्थ गॉब्लिन और ऑर्क का कवच इसका प्रमाण थे। फिर भी ये कवच जेकब के पास जो था उससे बेहतर थे, और वो ट्रोल का कवच अपनी लंबी जैकेट के नीचे पहन सकता था। फिर 2 और लाल लिक्विड विस्फोटक थे जो उसे A99 से मिले, और एक डिवाइस भी था जो एक तरह का स्कैनर और रडार था। वो एक जोड़ी चांदी की बंदूकें भी ले जा रही थी, जो साफ तौर पर कॉमन प्लेन्स की बंदूकों से कहीं ज़्यादा एडवांस थी। फिर एक गहरे हरे रंग की एनर्जी शील्ड बेल्ट थी, जो जेकब की बेल्ट से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। ट्रोल और ऑर्क के पास पुराने हथियार थे, एक लंबी तलवार, 2 जंगी कुल्हाड़ियाँ और 2 ऑटोमेटिक गन्स। सब कुछ हाई क्वालिटी का था। जेकब को कुछ विस्फोटक और फ्लैश ग्रेनेड्स भी मिले। उसे 2 और स्कैनर्स मिले जिनके फंक्शंस A99 जैसे थे। लेकिन जब उसने उन स्कैनर्स के साथ छेड़छाड़ की, तो उसे अनकॉमन रीजन का एक वर्चुअल मैप मिला, जिस पर 2 जगहें चिन्हित थीं। क्या ये उनके ठिकाने हो सकते हैं, जहां उन्होंने अपने बाकी उपकरण और म्यूटेंट्स का रिसर्च डेटा स्टोर किया हो? ये काफ़ी संभव है, क्योंकि वो कोई बड़ी गन्स नहीं ले जा रहे थे और वो यहाँ सिर्फ मुझे पकड़ने आए थे। अगर वो पूरी तैयारी के साथ आते और मुझे मारना चाहते, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास स्नाइपर राइफल्स नहीं होती, या ये बस उनकी लैब्स हो सकती हैं। बहरहाल, मुझे उन्हें चेक करना चाहिए। मुझे कुछ काम का मिल सकता है। जेकब ने स्कैनर्स रखते हुए सोचा, इस मैप के बिना भी सिर्फ उनके फंक्शंस ने उन्हें जेकब की नज़रों में बेशकीमती बना दिया था। अजीब बात यह थी कि सबके पास 4 हथेली के आकार के सफ़ेद क्यूब्स मिले, और देखने से लग रहा था कि वो एक सेट है। लेकिन जेकब ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये क्यूब्स किस लिए हैं, और उसने उन्हें तब तक के लिए स्टोर कर लिया जब तक उसे पता न चल जाए। आखिर में उसे हर व्यक्ति से 4 स्टार वॉचेस मिली, और वो सभी काफ़ी हाई क्वालिटी की लग रही थीं, कम से कम जो उसके पास थी उसकी तुलना में। जेकब ने A995 की स्टार वॉच को एक्टिवेट करने की कोशिश की,
लेकिन स्क्रीन पर एक लाल संदेश, रेड लेटर मैसेज और एक टाइमर देखकर चौंक गया। यूजर अर्थ स्लेयर का लाइव सिग्नल गायब हो गया है। कृपया 24 घंटे के भीतर स्टार वॉच पहने और साइन इन करें, वरना स्टार वॉच रीसेट हो जाएगी और कोई भी बिना सेव किया हुआ डेटा मिट जाएगा। रीसेट से पहले का समय 23:11:39। नया साइन इन। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बाकी 3 वॉच को देखा और उन पर भी वही संदेश था, जिससे वो हैरान रह गया। ये वॉच उतनी साधारण नहीं है जितनी मैंने सोची थी, और मुझे लगता है कि इसे ट्रैक करना भी उतना आसान नहीं है। ये वॉच मेरी वाली से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है और मुझे किलर स्कल सोसाइटी के बारे में जानकारी चाहिए। वे बता सकते हैं कि मैंने उस ऑर्क को मारा है और ये स्टार नेटवर्क ही शायद मेरी मदद कर सकता है। जेकब ने सोचा और अर्थ गॉब्लिन की काली स्टार वॉच पहन ली। अगले ही पल स्टार वॉच पर एक नया संदेश आया। नया लाइव सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। साइन इन करें। नोट: ये डिवाइस पहले से ही अर्थ स्लेयर के साथ बंधा हुआ है और नए साइन इन पर यह रीसेट हो जाएगा। जेकब को नहीं पता था कि लाइव सिग्नल क्या है, लेकिन वो इतना समझ सकता था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक मरे हुए इंसान से निकल सके। इसलिए उसने साइन इन दबा दिया। अब उसे इस स्टार वॉच और स्टार नेटवर्क में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जैसे ही उसने वो विकल्प दबाया, 10 सेकंड का टाइमर दिखाई दिया जो रीसेट होने का समय बता रहा था। समय खत्म होने के बाद जेकब ने एक रंगीन स्क्रीन देखी जिस पर वही जाना पहचाना नोटिफिकेशन था। स्टार नेटवर्क में आपका स्वागत है। यूज़र के साथ स्टार वॉच मॉडल A11 की बाइंडिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। बाइंडिंग प्रक्रिया चुनें। पुराना यूज़र, ओल्ड यूज़र, नया यूज़र, न्यू यूज़र। जेकब ने अपने मॉडल A05 में ये विकल्प नहीं देखे थे, इसलिए उसने नया यूज़र चुना क्योंकि वो नया अकाउंट बनाना चाहता था। फिर वही पुरानी प्रक्रिया, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए बोलना। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, एक और विकल्प सामने आया जिसने उसके माथे पर बल डाल दिए। DNA बाइंडिंग शुरू करें। हाँ, वापस। पिछली बार की तरह उसे अपनी कलाई पर एक तीखी चुभन महसूस हुई। इस वक्त एक लाल स्कैनर दिखाई दिया। DNA पहले से ही स्टार नेटवर्क के साथ पंजीकृत है। जारी रखने के लिए कृपया पुराना यूज़र चुनें। जेकब की शिकन और गहरी हो गई जब उसने मेन्यू को फिर से पहली स्क्रीन पर लौटते देखा। उसने बेमन से पुराना यूज़र पर दबाया। इस बार वॉइस स्कैनर और DNA स्कैनर स्किप हो गए क्योंकि डेटा पहले से ही मौजूद था, और एक नया विकल्प सामने आया। यूज़र लाइव सिग्नल का विश्लेषण करें। स्किप। नोट: लाइव सिग्नल के साथ यूज़र अकाउंट 100% सुरक्षित होगा और लाइव सिग्नल के बिना डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये नोट पढ़कर जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये लाइव सिग्नल क्या है, लेकिन देखने से लग रहा था कि इसका सुरक्षा से कुछ लेना देना है, और ये वाकई सुरक्षित है। ये सुरक्षा फंक्शन A10000 के पुराने मॉडल में मौजूद नहीं था। अंत में उसने इसे स्किप नहीं किया और एक्टिवेट करने का फैसला किया। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि ये चीज़ हैक नहीं की जा सकती, लेकिन 100% यकीन नहीं था। फिर भी अब वो इस तकनीक से नहीं डरता था क्योंकि अनकॉमन रीजन में उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। एक हरा स्कैनर दिखाई दिया और गायब होने से पहले पूरे 1 मिनट तक सक्रिय रहा। इस बार एक और अनोखा विकल्प सामने आया। स्टार वॉच से डेटा ट्रांसफ़र करें। स्किप। जेकब ने एक पल सोचा और फिर इस हिस्से को भी स्किप नहीं किया। उसके पास उस स्टार वॉच में अभी भी नक्शा था, इसलिए वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। कृपया अपने साथ बंधी स्टार वॉच को मॉडल A11 के करीब लाएं। जेकब के हाथ में स्टार वॉच प्रकट हुई और जैसे ही वो मॉडल A11 की रेंज में आई, वो अचानक जल उठी। जेकब ने दोनों घड़ियों पर एक ट्रांसफ़र स्क्रीन देखी और 10 सेकंड के भीतर डेटा ट्रांसफ़र पूरा हो गया। शुरू करने के लिए ज़्यादा डेटा नहीं था, इसलिए ये जल्दी हो गया। प्रोफाइल एक्टिवेट हो गई है। बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। स्टार नेटवर्क सिंक में है। यूज़र फेसलेस एंशिएंट स्टार नेटवर्क में वापसी पर स्वागत है। नोटिफिकेशंस की इस श्रृंखला के बाद आखिरकार मेन्यू खुल गया जिसमें जेकब की पुरानी घड़ी से कहीं ज़्यादा विकल्प थे। उसने मैसेज और कैमरा फंक्शन भी देखे जिससे उसका मुंह बन गया, क्योंकि ये दोनों उसकी पुरानी स्टार वॉच में मौजूद नहीं थे। उस समय उसने सोचा था कि ये एप्लीकेशंस होंगे जो उसे किसी ऐप स्टोर में मिलेंगे, लेकिन अब जब उसने ध्यान से देखा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस कुत्ती ने मुझे धोखा दिया। जेकब ने तुरंत अंदाज़ा लगाया और A999 की लाश पर एक बर्फीली नज़र डाली और ताना मारा। फिर उसने स्टार वॉच को देखा। इस बार जेकब ने स्टार वॉच के हर फंक्शन को अच्छी तरह देखा ताकि भविष्य में कोई उसे धोखा ना दे सके। ये बिल्कुल एक डिग्रेडेड मोबाइल फ़ोन जैसा था, लेकिन जेकब ने अंदाज़ा लगाया कि शायद और भी एडवांस्ड स्टार वॉचेज़ होंगी जिनमें कॉल फंक्शन भी होगा। फिर भी अभी के लिए ये मैसेज फंक्शन काफ़ी था और वो MMS भी भेज और प्राप्त कर सकता था। हालांकि जब जेकब ने स्टार नेटवर्क के जरिए बिना किसी अटैचमेंट के एक मैसेज भेजने की कीमत देखी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये 500 गोल्ड कॉइन्स थी और एक MMS के लिए तो ये और भी बेतुका था। 10,000 गोल्ड कॉइन्स।
क्या ये कोई मजाक है? जेकब उस शख्स को कोसने से खुद को नहीं रोक पाया जिसने ये बकवास कीमत तय की थी। कोई जानता था कि 10,000 गोल्ड कॉइन से कोई लायन हार्ट सिटी की पूरी लाइन स्ट्रीट खरीद सकता था। अंत में जेकब के पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो मैसेज भेजना चाहता। इसलिए उसने आखिरकार आखिरी एप्लीकेशन खोला, जो कोई और नहीं बल्कि स्टार नेटवर्क था, जो इस चीज़ का मुख्य उद्देश्य था। जेकब के सामने एक सामान्य ब्राउज़र स्क्रीन खुल गई। वहाँ सर्च ऑप्शन था और अन्य इनबिल्ट ऑप्शंस जैसे स्टार इन्फॉर्मेशन सी, स्टार मार्केट, प्राइवेट स्टार सर्वर और स्टार बुकमार्क। इसने जेकब को आकर्षित किया क्योंकि ये थोड़े अलग फीचर्स के साथ इंटरनेट जैसा ही था। उत्सुक होकर उसने स्टार मार्केट पर क्लिक किया और एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। आपका स्टार वॉच मॉडल केवल रेयर प्लेन स्टार मार्केट तक ही पहुंच सकता है। फिर उसके सामने एक नई विंडो खुल गई। वहां सर्च, मटेरियल्स, हथियार, पोशंस, आग्नेयास्त्र, फायर आर्म्स वगैरह जैसे कई ऑप्शन थे। जैसे ही जेकब ने वो संदेश देखा और फिर वे सारे ऑप्शन देखे, वो चौंक गया। वो आग्नेयास्त्रों को खोलने से खुद को नहीं रोक पाया। अगले ही पल एक मेन्यू सामने आया और उसके सबसे ऊपर एक लंबी बैरल वाली ऑटोमेटिक राइफल थी, जिसकी तस्वीर और कीमत 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी और बेचने वाले की संपर्क जानकारी थी। वहाँ स्नाइपर राइफल्स, गोलियाँ, स्पेयर पार्ट्स और यहाँ तक कि आरपीजीज भी थे। जब जेकब की नज़र एक मिसाइल पर पड़ी तो वो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया, किस पागल ने ये क्लस्टर बॉम्ब बिक्री के लिए रखा है। उसने कीमत देखी और एक गहरी सांस ली। ये 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी और बेचने वाला 10 बेच रहा था। जेकब सोचने लगा कि ये रेयर प्लेन्स किसी युद्ध क्षेत्र की तरह है या यहाँ कोई कानून नहीं है। इसके बावजूद वो काफ़ी खुश था जब उसने बिक्री पर उन सभी जाने पहचाने हथियारों को देखा, जिसका मतलब था कि रेयर रीजन आधुनिक दुनिया की तरह है और वो वहाँ जाने के लिए उत्सुक था। फिर उसने मार्केट बंद कर दिया क्योंकि देखना बेकार था, क्योंकि अगर वो कुछ खरीदता भी तो उसे कॉमन प्लेन्स में कुछ नहीं मिल सकता था। हालांकि उसे मार्केट में कोई भी स्कैनर या लिक्विड टाइप बम नहीं मिले, जिसका मतलब था कि वे आम नहीं थे और शायद उसकी सोच से ज़्यादा कीमती थे। ना ही उसे जादू या A995 की बीन पोल जैसी किसी छड़ी के बारे में कोई जानकारी मिली। फिर जेकब ने ये स्टार इन्फॉर्मेशन सी खोला, जिसने उसे वही नोटिफिकेशन दिया कि वो जो जानकारी हासिल कर सकता है वो केवल यहाँ के रेयर प्लेन के स्तर की है, उससे ऊपर नहीं। एक पैनल दिखाई दिया जिसमें केवल सर्च इंजन स्टार इन्फॉर्मेशन सी था और कुछ नहीं। फिर जेकब ने किलर स्कल सोसाइटी टाइप करने की कोशिश की। वो इनके बारे में सबसे ज़्यादा उत्सुक था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनके संपर्क में आया था और फिलहाल वे उसके दुश्मन थे। जब रिजल्ट आया तो किलर स्कल सोसाइटी के बारे में कई फाइलें दिखाई दीं और इन फाइलों पर अलग अलग प्राइस टैग्स थे, जो 1 गोल्ड कॉइन से लेकर लाखों तक थे। जेकब ने इतनी सारी फाइलें देखकर भौहें सिकोड़ लीं और उसे यकीन नहीं था कि ये संगठन वाकई में गुप्त है या नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास उनके बारे में जानकारी है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर बस बेतरतीब बकवास हो सकती है। वहाँ अपनी खुद की सूचना फाइल बनाने का और फिर उसे ब्लॉग की तरह स्टार इन्फॉर्मेशन सी में रिलीज़ करने का भी विकल्प था। उसके पास इसे मुफ्त में या पैसे के लिए रिलीज़ करने का भी विकल्प था, जितना वो चाहे। जेकब को तुरंत लगा कि ये साइट एक स्कैम है, लेकिन वो फिर भी इस कचरे के ढेर में कुछ काम का ढूंढ रहा था। तभी जेकब ने एक खास फाइल देखी जो मुफ्त थी और एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट की गई थी, जिसका नाम था द सोसाइटी किलर। इस फाइल का नाम था किल स्कल्स विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। ये नाम जेकब की नज़रों में काफ़ी दिलचस्प था। उसने इस फाइल पर क्लिक किया और चूंकि ये मुफ्त थी, ये तुरंत डाउनलोड हो गई। खोलने के बाद उसमें सिर्फ 2 पन्ने थे। पहले पन्ने पर एक अजीब सा परिचय लिखा था। अगर आप दुनिया की भलाई के लिए स्कल्स को मारने में दिलचस्पी रखते हैं तो कृपया सावधानी से मारें और जितनों को हो सके मारें। मैं किलर स्कल सोसाइटी का सबसे बड़ा शिकारी हूँ। अगर आपके पास उनके बारे में कुछ भी है तो कृपया शेयर करें। मैं उसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदूंगा, बशर्ते आपके पास सबूत हो। मुझसे कभी भी संपर्क करें जब तक कि ये मदरफकिंग किलर स्कल सोसाइटी से जुड़ा हो। PS, द सोसाइटी किलर। जहां तक दूसरे पन्ने की बात थी, उस पर लिखा था, हालांकि मैं जानता हूं कि स्कल्स को मारना अच्छा काम है और बुराई को ख़त्म करना है, लेकिन अगर आप किसी हाई लेवल स्कल को मारते हैं जिसके सिर में ब्रेन चिप है, तो आप खुद को निशाना बना लेंगे। याद रखें, वो मदरफकिंग सोसाइटी हमेशा अपने महत्वपूर्ण प्यादों और C रैंक स्कल या उससे ऊंचे अधिकारियों के सिर में एक खास ब्रेन चिप लगाती है। ये ब्रेन चिप्स विशेष रूप से ब्रेन वेव्स द्वारा सक्रिय रहने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जिस पल ये ब्रेन वेव्स गायब हो जाती हैं, ये ब्रेन चिप्स अपने आप दिमाग में पिघल जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। इन ब्रेन चिप्स का एक और काम है, वे सोसाइटी के सदस्यों को काबू में रखने के लिए प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं और हर वक्त उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करते हैं और उन्हें बाहरी लोगों को कोई भी मुख्य जानकारी देने से रोकते हैं।
जिस पल वे कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे ब्रेन चिप के डेटा मॉड्यूल में वर्जित माना जाता है, जिसे मेन डेटा फ्रेम से कभी भी बदला या अपडेट किया जा सकता है, ब्रेन चिप दिमाग के अंदर विस्फोट कर देगा और गद्दार को मार डालेगा। ये प्रक्रिया रिमोटली भी की जा सकती है। बहरहाल, ये उनके मेन डेटा फ्रेम की तरफ एक सिग्नल भी भेजेगा जो 24 घंटे में सोसाइटी को सदस्य की मौत के बारे में सतर्क कर देगा। वे ये भी बता सकते हैं कि मौत ब्रेन चिप के आत्मविनाश से हुई या ब्रेन वेव्स जाने के बाद पिघलने से। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रेन चिप को खोदकर निकाल भी ले तो भी वो आत्मविनाश कर लेगा और उन्हें पता चल जाएगा। ये पढ़कर जेकब की त्योरियां गहरी हो गईं। तो यही वजह है कि उन्हें हमेशा अपने सदस्यों की मौत के बारे में पता चल जाता है। लेकिन ये व्यक्ति कौन है जिसे किलर स्कल सोसाइटी की इतनी गहरी समझ है? भले ही उसे पक्का नहीं पता था कि कितनी जानकारी सच है, लेकिन उसे काफ़ी यकीन था कि ब्रेन चिप वाली बात सच हो सकती है। उसने बचा हुआ हिस्सा पढ़ा। इतनी मुसीबत और प्रयोगों से गुजरने के बाद मैं आखिरकार इन ब्रेन चिप्स के डेथ सिग्नल्स को रोकने का समाधान ढूंढने में कामयाब हो गया। हाँ, मैंने आखिरकार पा लिया तुम मदरफकर्स। अगर कोई इसे पढ़ रहा है और वो एक मदरफकर स्कल है तो अपनी गर्दन धो लो, क्योंकि वो मदरफकिंग सोसाइटी अब तुम्हारा बदला नहीं ले पाएगी। विडंबना ये है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, भले ही तुम मुझे लाखों टुकड़ों में काट देना चाहते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि इस फाइल को स्टार नेटवर्क से हटाकर दिखाओ और मुझे ढूंढो तुम मदरफकर्स। जेकब कड़वी मुस्कान के साथ आगे पढ़ने लगा। अहम, माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो गया था और पिछले शब्द आपके लिए नहीं थे, मेरे साथी सोसाइटी हंटर। तो ध्यान से नोट करें, ब्रेन चिप डेथ सिग्नल को रोकने का तरीका यह है कि स्कल के सिर को उसकी मौत के आधे घंटे के भीतर एल्यूमिनियम फॉयल से सील कर दें और फिर उसे कम से कम 10 मीटर जमीन के नीचे दफना दें। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि स्कल सोसाइटी को कभी नहीं पता चलेगा कि स्कल मर चुका है, जब तक कि वे जानबूझकर उसे ना ढूंढें। अगर आपके पास इससे बेहतर तरीका है तो कृपया शेयर करें, कीमत पर बात हो सकती है। PS, द सोसाइटी किलर। जेकब ने फाइल बंद की और सिर हिलाया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ब्लॉक करने का सबसे आदिम तरीका है। अगर ये ब्रेन चिप किसी की मौत के बाद सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है तो मैं एक एंटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैमर बना सकता हूं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरी तरह नष्ट कर सकता हूं, जेकब ने सोचा। फिर भी ये जानकारी काफ़ी मददगार थी क्योंकि इसने ब्रेन चिप्स की प्रकृति का उजागर कर दिया था। इसके अलावा चूंकि अब उसे दिल के लिए शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो किलर स्कल सोसाइटी को और नाराज़ करने की योजना नहीं बना रहा था। इस हार्ट एसेंस को इंजेक्ट करने के बाद वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगा और आगे जो होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद जेकब ने नक्शों की खोज की और उसे रेयर प्लेन्स के कई विस्तृत नक्शे मिले, यहाँ तक कि कुछ विशिष्ट नक्शे भी जिनमें कॉमन और रेयर प्लेन्स के बीच सुरक्षित रास्ते थे। अंत में जेकब ने 50,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च करके 2 नक्शे खरीदे। उसने रेयर प्लेन्स के बारे में और विस्तृत जानकारी भी खोजी और 50,000 और खर्च करके कई अलग अलग किताबें खरीदी जिनमें रेयर प्लेन्स के जानवर, इलाके, वनस्पति और जीव, शक्ति पदानुक्रम और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी। जेकब समझ गया कि ये स्टार नेटवर्क उसकी सोच से कहीं ज़्यादा उपयोगी होगा। लेकिन वो तब चौंक गया जब उसने ज़ोडिएक प्लेन्स या ज़ोडिएक प्लेन्स मैप सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ भी सामने नहीं आया और वो ये मानने को तैयार नहीं था कि किसी ने पहले कभी इसे सर्च करने की कोशिश नहीं की होगी। स्टार नेटवर्क इंटरनेट की तरह था और ये शायद रेयर प्लेन्स जैसी उन्नत सभ्यता के लिए आवश्यक है। इसलिए ये जानकारी शायद बहुत अधिक गुप्त हो सकती है और रेयर प्लेन्स के स्तर से भी ऊपर की हो सकती है। अंत में जेकब ने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उसके दायरे से बाहर था और स्टार नेटवर्क के अन्य ऑप्शंस को चेक करने लगा। लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसने जेकब को चौंका दिया। इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 आपको एक दोस्त के रूप में जोड़ना चाहता है, स्वीकार करें या रद्द करें। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले ही स्टार वॉच पर फ्रेंड फंक्शन के काम करने के तरीके के बारे में जान लिया था। प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती हैं और आप किसी की भी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं जब तक आपके पास फ्रेंड सर्च फंक्शन पर उनका यूज़र नेम हो। ये फंक्शन A1000 की वॉच में मौजूद नहीं था, इसलिए जेकब की प्रोफाइल में भी ऐड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं था। हालांकि स्टार वॉच को अपग्रेड करने के बाद ये फंक्शन और सेंड मैसेज फंक्शन जेकब की प्रोफाइल पर दिखाई देने लगे। इसलिए अब कोई भी उसे अपने कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ सकता था या उसे मैसेज भेज सकता था। और तो और दोस्त 50% डिस्काउंट पर मैसेज और MMS भेज सकते थे, जो एक असामान्य पहलू था।
फिर भी जेकब जानता था कि उसका कॉन्टैक्ट फेसलेस एंशिएंट काफ़ी अनोखा है और बहुत कम लोग इसे सर्च करने के लिए खाली बैठे होंगे। तो एकमात्र लोग जो उसमें दिलचस्पी लेंगे और इस नाम के बारे में जानेंगे वो किलर स्कल सोसाइटी ही हो सकते हैं। मुझे उन चारों को मारे हुए 2 घंटे से भी कम समय हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके ब्रेन चिप्स हाई लेवल के हों और सोसाइटी को उनकी अजीब मौत की रिपोर्ट पहले ही मिल गई हो और फिर उन्होंने मुझ पर शक किया? जेकब ने सोचा। अचानक, इससे पहले कि वो ये तय कर पाता कि इस अचानक फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है, एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 ने आपको एक मैसेज भेजा है। जेकब ने बिना हिचकिचाहट के इसे खोला, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज था और वो दूसरी पार्टी को सतर्क किए बिना कंटेंट देख सकता था। जहां तक बाद में जवाब देने की बात थी, ये पूरी तरह उस पर निर्भर था। मैसेज संक्षिप्त था। इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34, अगर तुम हमेशा के लिए सोसाइटी द्वारा शिकार नहीं किए जाना चाहते तो वो रिसर्च डेटा सौंप दो और हम इस बार तुम्हारी गुस्ताखी को नज़रअंदाज करने पर विचार करेंगे। जेकब के होंठ एक बर्फीली मुस्कान में बदल गए। लगता है उन्हें पता चल गया और अब ये रिसर्च डेटा जो भी है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके हाई लेवल मेंबर्स शायद समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और कॉमन प्लेन्स में मौजूद लोअर लेवल मेंबर्स अगर मेरे पीछे आए तो वो सिर्फ अपनी मौत को न्योता देंगे। तो उन्होंने नरम तरीका चुना, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं इतना भोला हूं तो वो अभी भी मुझे कम आंक रहे हैं। एक और मैसेज आया। इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34, हम आपको 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का हर्जाना भी देंगे और कीमत पर बात हो सकती है। जेकब ने ताना मारा और एक मैसेज टाइप किया। फेसलेस एंशिएंट, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम साले हो कौन। कॉमन प्लेन से बहुत दूर कहीं और कमीना कमीना वो अभी भी मुझे ना जानने का नाटक कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? नफरत और हताशा से भरी एक क्रोधित चीख कमरे में गूंज उठी। दांत पीसने की आवाज़ सुनी जा सकती थी जब एक नकाबपोश व्यक्ति अपनी ढकी हुई कलाई के ऊपर एक होलोग्राम डिस्प्ले के साथ खड़ा था। वहाँ एक मैसेज बॉक्स था जिसमें फेसलेस एंशिएंट के साथ चैट खुली थी। ये रहस्यमय व्यक्ति इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 था। कुछ मिनट पहले इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 को गंभीर खबर मिली थी कि नरभक्षी योजना की निगरानी के लिए भेजे गए सभी ए रैंक स्कल मर गए हैं और वो गुस्से में लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था। क्योंकि ये बहुत अचानक था, इसने उनके पूरे प्लान को अव्यवस्थित कर दिया था और जिसने भी उन सदस्यों को मारा था वो स्पष्ट रूप से उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसलिए उनके पीछे लोअर लेवल स्कल्स भेजना बेकार होगा। जहां तक ये सवाल था कि उन सबको किसने मारा, उसने स्वाभाविक रूप से उस एकमात्र व्यक्ति के बारे में सोचा जो ऐसा कर सकता था, लेकिन ये लगभग असंभव था। फिर भी उसने स्टार नेटवर्क पर उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, क्योंकि यही उनके पास एकमात्र सुराग था। लेकिन जब उसने फेसलेस एंशिएंट की प्रोफाइल पर एक मैसेज ऑप्शन दिखाई देते हुए देखा जो पहले स्पष्ट रूप से नहीं था, तो इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 को तुरंत पता चल गया कि ये पक्का इसी कमीने का काम है। जैकब ने इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 से आने वाले संदेशों की बाढ़ स्वॉम्प को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा उन स्कल्स को खोने के बाद गुस्से में पागल हो गया है। तरह तरह के ऑफर थे उसे अपना रिसर्च डेटा देने के लिए, यहाँ तक कि उनके रैंक में शामिल होने का भी। लेकिन जैकब ने कभी हाँ नहीं कहा। वो अपने दिमाग में कोई चिप नहीं चाहता था और ना ही वो अपने दुश्मन पर भरोसा करता था। अंत में जैकब ने उस परेशान करने वाले बेवकूफ़ को म्यूट कर दिया, क्योंकि ब्लॉक करने का कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने स्टार वॉच को अपने पेंडेंट में स्टोर करने की कोशिश की। वो देखना चाहता था कि क्या वो रीसेट मैसेज फिर आता है या नहीं। और जैसा उसने सोचा था, कोई रीसेट मैसेज नहीं आया और ना ही इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 से कोई और मैसेज आया। उसने अंदाज़ा लगाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार नेटवर्क स्टार वॉच और उसके कनेक्शन का पता नहीं लगा सकता जब वो इन्फिनिटी पेंडेंट के अंदर हो। तो जब तक वो वहाँ है, कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता। कुछ और टेस्ट करने के बाद उसने बाकी स्टार वॉचेस भी स्टोर कर दी, क्योंकि वे बेहद महंगी थीं। जब उसने उनकी कीमतें देखी तो उसे पता चला कि ये मॉडल A11 तो बिक्री के लिए भी नहीं था। सिर्फ मॉडल A09 ही बिक्री के लिए था, जिसकी कीमत 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी और उसमें कैमरा फंक्शन भी नहीं था। तो जैकब जानता था कि अगर उसने ये स्टार वॉचेस बेची तो वो तुरंत अरबपति बन जाएगा। स्टार वॉच और लूट का मामला निपटाने के बाद अब आखिरी इंजेक्शन शुरू करने का वक्त आ गया था। जैकब ने अपने हाथ में गर्म इंजेक्शन को देखा जो अर्थ गॉब्लिन के हार्ट एसेंस से भरा था। कैसी विडंबना है, मैंने इंजेक्शन प्रक्रिया एक गॉब्लिन के साथ शुरू की थी और अब मैं इसे एक गॉब्लिन के साथ ही खत्म कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या गॉब्लिन रेस मेरा लकी चार्म है या मैं बस उनका नेमेसिस हूँ। जैकब ने कड़वी मुस्कान के साथ खुद का मजाक उड़ाया, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये पक्का दर्दनाक होने वाला है और मैं शायद 30% को एक साथ पार करते हुए 5x एक्सेलरेशन में प्रवेश कर जाऊंगा।
मैं जानता हूं कि मुझे इसे चरणों में करना चाहिए था, लेकिन कोई भी रेयर हार्ट मुझे कम से कम 20% देगा, तो 10 और जोड़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, इस आखिरी बाधा को पार करते हैं और 100 साल की जवानी पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। खुद को समझाने के बाद जैकब ने टाइटन टीयर्स के जार अपने सामने रख लिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा मिल सके। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मेटल सिरिंज को अपनी छाती में घोंप दिया। अगले ही पल गर्म हार्ट एसेंस उसके दिल में समाने लगा। जैकब दर्द के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी हैरानी के लिए उसे सिर्फ एक गर्म अजीब ऊर्जा अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई। वो जानता था कि ये ऊर्जा उसके पिछले इंजेक्शन के ठीक अंत में दिखाई दी थी। हालांकि वो खुश था कि दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति हो सकती थी। जैसे जैसे समय बीता, और ज्यादा ऊर्जा जैकब के शरीर में धीरे धीरे समाने लगी, जब तक कि उसने उसके हर हिस्से को पूरी तरह भर नहीं दिया। पूरी प्रक्रिया 2 घंटे तक चली, लेकिन जिस पल उसका शरीर इस अजीब ऊर्जा से लबालब भर गया, उसकी हार्ट रेट अचानक तेज हो गई और वो ऊर्जा उसके दिल में इकट्ठा होने लगी, या यूं कहें कि दिल उसे सोखने लगा। अगर कोई जैकब का सीना चीर कर देखता तो वो चौंक जाता, क्योंकि इस वक्त एक घुप काली धुंध जैकब के दिल को घेरे हुए थी और वो पागलों की तरह धड़क रहा था। और तो और जैकब के दिल के अंदर का इन्फिनिटी कर्स्ड मार्क काला चमक रहा था और वो सारी काली धुंध उसमें समा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे धुंध सोखी जा रही थी, इन्फिनिटी कर्स्ड मार्क का बाहरी हिस्सा फैल रहा था, जबकि सिंबल उसी आकार का रहा। पहली बार जैकब ने अपने दिल की स्थिति महसूस की। उसे लगा जैसे कोई उसे धीरे से पकड़ रहा है और निगल रहा है। नतीजतन जैकब को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज़ उससे धीरे धीरे छीनी जा रही हो। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो क्या था, लेकिन वो बता सकता था कि वो कुछ ज़रूरी था, कुछ ऐसा जो उसके वजूद का हिस्सा था। लेकिन इस खालीपन और नुकसान के एहसास के भीतर कुछ ऐसा भी था जो धीरे धीरे जन्म ले रहा था। इस वक्त जैकब समय और अपने आसपास का होश खो बैठा और वो उस अजीब खालीपन में पूरी तरह डूब गया। ठीक इसी पल, तुम अमरता क्यों चाहते हो? तुम अकेले रह जाओगे, खाली, घृणित, विलेन। हार मान लो, हार मान लो, रुको, रुको, अभी रुको, मुड़ जाओ, रुको, अभी रुको। एक धीमी आवाज जैकब के दिमाग में किसी खतरे की घंटी की तरह गूंजने लगी। मेरे साथ आओ, आओ। अचानक जैकब का शरीर फड़फड़ाने लगा और उसके छिद्रों से काला खून बहने लगा। इस विभत्स दृश्य के बावजूद जैकब पूरी तरह भावहीन था और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो बेहोश हो। इस वक्त उसकी गर्दन पर पड़ा काला इन्फिनिटी पेंडेंट अचानक डार्क चमक में जल उठा और काली अंगूठी के अंदर का सफेद इन्फिनिटी सिंबल घूमने लगा और हल्की सफेद रोशनी छोड़ने लगा। इमोटिका की घबराई हुई आवाज इस वक्त गूंजी, बूढ़े कुत्ते, इसके बारे में सोचना भी मत। अगले ही पल पेंडेंट के सांप की आंखें जल उठीं और घूमते हुए इन्फिनिटी सिंबल से निकली सफेद चमक ने अचानक जैकब को निगल लिया। नतीजतन काला खून और उसका कांपना बंद हो गया और वो फिर से स्थिर हो गया। इमोटिका की डरावनी हंसी गूंज में गूंजी, लेकिन वो गुस्से और नफरत से भरी थी। लानत है, इस बार मैं कभी नहीं सोऊंगी। मैं तुम्हारे नियमों के साथ खेलकर थक चुकी हूं। हा 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 हा। गड़गड़ाहट, रंबल्ड। इस वक्त गुफा के बाहर एक गगनचुंबी बिजली की कड़क गूंजी, लेकिन इमोटिका की डरावनी हंसी नहीं रुकी। इसके विपरीत वो और भी परेशान करने वाली हो गई। एक दिन और रात बीत गई इससे पहले कि जैकब की पलकें हल्की सी कांपी और खुलीं। उसकी अंबर आंखें सुनहरी आभा में चमक रही थीं। उसने अचानक त्योरियां चढ़ाईं जब उसने गुफा में हल्की सफ़ेद धुंध देखी और हवा में एक ताज़ी खुशबू महसूस की। क्या हुआ? क्या मैं अभी सो गया था? जैकब की आंखों में उलझन थी, क्योंकि उसे साफ याद था कि वो हार्ट एसेंस अब्जॉर्ब कर रहा था और उसके बाद सब कुछ धुंधला था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जब वो बेहोश था तो क्या हुआ। फिर भी उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सामने ज्यादा जरूरी काम थे। क्या मैं सफल हुआ? जैकब ने अपने शरीर को देखा और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो पूरी तरह नंगा था। और तो और उसका हड्डियों वाला शरीर अब कराशे हुए मांसपेशियों से भरा था और उसकी पीली सफेद त्वचा चमकदार थी। ये क्या बकवास है? जैकब पूरी तरह चकरा गया था, क्योंकि उसने टाइगर बुल की छाल से बने अपने काले कपड़े पहने थे, लेकिन अब वे पूरी तरह गायब हो चुके थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ब्यूटी बाथ लिया हो। लेकिन वो और भी हैरान तब हुआ जब उसने देखा कि टाइटन टीयर्स के जार पूरी तरह खाली थे और मांस की चारों सीखें भी। गुफा में सिर्फ उपकरण और लकड़ी की राख वाला ठंडा पत्थर का चूल्हा बचा था। जैकब एक पल के लिए डर गया, फिर उसने आखिरकार नोटिस किया, मुझे कोई भूख नहीं महसूस हो रही। उसने फिर से अपने मांसल शरीर और खाली जार को देखा और उसके दिमाग में एक अजीब संभावना आई। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं सो रहा था तो ये सब मेरे शरीर में अपने आप अब्जॉर्ब हो गए? क्या ये 100% पहुंचने का कोई साइड इफेक्ट है? अरे, क्या मैं 100% तक पहुंचा भी हूं? कितना वक्त गुजर गया?
जैकब फिर खड़ा हुआ और पाया कि उसका आई लेवल 3 या 4 इंच बढ़ गया है और आसपास के रंग ज्यादा चमकीले और सटीक लग रहे हैं। वो ये भी महसूस कर सकता है कि वो कितना ताकतवर हो गया है जब उसने अपनी मुट्ठी भींची और चटकने की आवाजें आईं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कितनी ताकत मिली है। जैकब ने फिर वो फुल बॉडी ब्लैक आर्मर पहना जो उसने लूटा था। ये कवच काफी आरामदायक था और लचीले मटेरियल से बना था जो उस पर फिट बैठा। कपड़े पहनने के बाद जैकब ने आखिरकार गुफा का मुंह खोला और तेज सूरज ने उसका स्वागत किया, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने प्रोसेस शुरू किया था और गुफा का मुंह बंद किया था। ये शाम थी। मत कहना कि मैं 12 घंटे या उससे ज्यादा सोया हूं। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर ये प्रकट होती है तो इसका मतलब है कि मैं उस स्थिति में 1 दिन से ज्यादा था, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि पूरा 1 दिन नहीं हुआ है। जैकब की आंखें तीखी हो गईं। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी, कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। अगले ही पल वो जानी पहचानी सफेद किताब हवा में प्रकट हो गई। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। तो सचमुच 1 दिन से ज्यादा हो गया। मुझे भविष्य में और सावधान रहना होगा। अगर मैं फिर से ऐसी हालत में गया और किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह दूसरों की दया पर हो जाऊंगा। अगले ही पल जेकब की आंखों में उम्मीद चमक उठी और उसने मुख्य पन्ने मेन पेज की तरफ रुख किया। वो खुद देखना चाहता था कि क्या उसने सचमुच 100% पार कर लिया है। हालांकि उसे जवाब पता था। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फेज, कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस, फर्स्ट स्टेज। पहला लेवल, मॉडिफाइड दिल के अंदर इमॉर्टल मार्क का बनना, पूरा हो चुका है, कंप्लीट। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना, 100% पूरा हुआ, कंप्लीट। तीसरा लेवल, दूसरे लेवल को पूरा करना, पूरा हो चुका है, कंप्लीट। वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस, वारिस जेकब स्टीव, प्रजाति इंसान, एवोल्यूशनरी, जीवन काल 183 साल, 100 साल की युवा अवस्था, यूथफुल स्टेट। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पन्ने पर जीवन काल का नया हिस्सा देखा, जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। उसने दूसरा लेवल पूरा कर लिया है और उसे 100 साल मिले हैं, लेकिन बाकी 83 सालों ने उसे चौंका दिया। ये शायद मेरा असली जीवन काल हो सकता है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो इस वक्त जेकब के दिमाग में आया। फिर भी वो बेहद खुश था और उसे लगा कि सारा खून खराबा और मुसीबत इसके लायक थी। फिर उसने आखिरी लेवल के विवरण देखने के लिए पन्ना पलटा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फेज, कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस, फर्स्ट स्टेज। तीसरा लेवल, कर्स्ड मार्क को कर्स्ड हार्ट में बदलना। विवरण 1, 4 प्राथमिक तत्वों आग, पानी, पृथ्वी, हवा के एलिमेंट कोर्स 1 स्टार से 9 स्टार तक इकट्ठा करें। आग 0/9, पानी 0/9, पृथ्वी 1/9, हवा 0/9। विवरण 2, सभी 36 एलिमेंट कोर इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित रिचुअल एरे फॉर्मेशन बनाएं। विवरण 3, इस रिचुअल एरे फॉर्मेशन के बीच में बैठें। इस स्टेज को पूरा करने का परिणाम, दिल की अजरता, एजलेसनेस ऑफ हार्ट। जेकब की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने आखिरी लेवल की जानकारी देखी, खासकर 36 अलग अलग एलिमेंट कोर्स इकट्ठा करने के बारे में, जो किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला था। उसने अनुभव किया था कि एक 1 स्टार अर्थ एलिमेंट वाले के साथ निपटना कितना मुश्किल था और उसे 9 स्टार्स तक इकट्ठा करने थे, जिसका सीधा मतलब था और भी खौफनाक विरोधी। जहां तक दूसरे विवरण की बात थी, नीचे एक डायग्राम दिया गया था जो काफी विस्तृत था और उसे बस उन 36 एलिमेंट कोर्स को इस डायग्राम के अनुसार व्यवस्थित करना था, और आखिरी वाला तो और भी आसान था। फिर भी जेकब को लगा कि ये हार्ट एसेंस इकट्ठा करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। जहां तक उस अजीब इनाम का सवाल था, वो सिर्फ अंदाजा लगा सकता था कि दिल की अजरता का मतलब क्या हो सकता है, और जवाब पाने के लिए उसने आखिरकार आखिरी पन्ना पलटा और किताब से पूछा, पहले मुझे बताओ कि उन लाशों और टाइटन टीयर्स का क्या हुआ। जेकब अभी भी उन लाशों और टाइटन टीयर्स के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बारे में नहीं भूला था, इसलिए वो सिर्फ उससे पूछ सकता था जो शायद जानता हो। हालांकि उसे निराश होना ही लिखा था। ही, वो सब तुम्हारा किया धरा है और इसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। और मुझे लगा था कि तुम अपने जीवन चक्र में 100 साल पाने के बाद खुश होगे, लेकिन तुम हमेशा की तरह चिड़चिड़े हो। जेकब ने तेवरियां चढ़ाईं, इमॉर्टिका की हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उसके अस्पष्ट जवाब की वजह से। भले ही उसने कहा कि वो नहीं बता सकती, फिर भी उसने जिक्र किया कि ये उसका काम था, जिसका मतलब ये था कि किसी रहस्यमयी शक्ति या इमॉर्टिका ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे जेकब को मामले की कुछ जानकारी मिली और उसने इसकी बारीकी से जांच करने का फैसला किया। फिलहाल उसके सामने ज्यादा जरूरी काम था। हालांकि इससे पहले कि वो तीसरे लेवल से जुड़ा सवाल पूछ पाता,
इमोटिका ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। इससे पहले कि तुम शुरू करो और फिर मैं भूल जाऊं, चलो इस मामले को पहले निपटा लेते हैं, है ना? मेरे पास दो घोषणाएं हैं जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। पहला, मेरा समन करने का समय आधे घंटे से बढ़कर 1 पूरा घंटा हो गया है। दूसरा, इन्फिनिटी पेंडेंट का 1 क्यूबिक मीटर स्पेस बढ़कर 10 क्यूबिक मीटर हो गया है। जेकब हैरान रह गया जब उसने ये पढ़ा और बिना रुके उसने इन्फिनिटी पेंडेंट के अंदर देखने की कोशिश की, और जैसा इमोटिका ने कहा था, वो छोटा सा स्पेस सचमुच बढ़ गया था। अच्छा है ना, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम लेवल्स पूरे करते रहोगे तुम कभी निराश नहीं होगे। अब मेरी पूजा करो। जेकब का उत्साह बस पल भर का था, क्योंकि वो किसी वजह से जल्दी शांत हो सकता था। फिर उसने ठंडे स्वर में ताना मारा जब उसने आखिरी फेस पढ़ा। ज्यादा खुशफहमी मत पालो, अब मुझे इस तीसरे लेवल के बारे में विस्तार से बताओ, खासकर इन स्टार लेवल एलिमेंट कोर्स और मैं किस तरह के जीवों का सामना करने जा रहा हूँ। टुस्क टुस्क, अभी भी पहले की तरह चिड़चिड़े हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, वैसे भी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि एलिमेंट क्या है और ये कैसे बनता है। ये इतना जटिल नहीं है। असल में किसी भी अमूर्त चीज को एलिमेंट कहा जा सकता है, और तुम्हें अभी बस इतना ही जानने की जरूरत है। 4 प्राथमिक तत्व हैं: पृथ्वी, पानी, आग और हवा। और ज्यादातर रेयर लेवल की प्रजातियां इन 4 तत्वों में से किसी एक को जगा सकती हैं। और पीक कॉमन लेवल की कुछ प्रजातियों में ऐसी क्षमता भी होती है, लेकिन वो बेहद रेयर होती हैं। जब ये प्राणी अपने संबंधित तत्व को महसूस कर सकते हैं, तो वे वातावरण में अपने संबंधित तत्व को हल्का महसूस कर सकते हैं, जिनके साथ इनकी एफिनिटी होती है। और एलिमेंट जितना रेयर होगा, उसे महसूस करना उतना ही मुश्किल होगा। और जब कोई प्राणी अपने संबंधित तत्व को महसूस कर सकता है, तो ये स्तर जादू की दुनिया की ओर पहला कदम है। किसी भी तत्व के 3 प्राथमिक चरण होते हैं: महसूस करना, उपयोग करना और जमा करना। और जो कोई भी इन प्राथमिक चरणों में महारत हासिल करता है, उसे प्रारंभिक स्तर का एलिमेंट यूजर कहा जा सकता है। एक प्रारंभिक स्तर का एलिमेंट यूजर वातावरण में अपने संबंधित तत्व की थोड़ी मात्रा का उपयोग कर सकता है और अपने शरीर के रोम छिद्रों में थोड़ी मात्रा जमा कर सकता है। लेकिन उस तत्व की शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्हें तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए वो मूल रूप से तोप का चारा है। लेकिन वो उन लोगों की नज़रों में अभी भी जीनियस और दैवीय प्राणी हैं जो एक तत्व को जगा भी नहीं सके। 3 प्राथमिक चरणों में महारत हासिल करना तो दूर की बात है। वो डार्क एल्फ ऐसी ही एक प्राणी थी, लेकिन उसकी ब्लड लाइन इतनी पतली थी कि उसे एक सच्ची डार्क एल्फ भी नहीं कहा जा सकता था। वरना तुम्हारे पास डार्क एलिमेंट एफिनिटी वाली एक सच्ची डार्क एल्फ पर वो गोली दागने का मौका भी नहीं होता। जेकब का दिल ठंडा हो गया जब उसने यहाँ तक पढ़ा, क्योंकि ये अकल्पनीय था कि एक मैक 10 स्पीड वाली गोली भी इमोटिका के अनुसार एक सच्ची डार्क एल्फ को नहीं लग सकती थी। बहरहाल, प्राथमिक चरणों के बाद स्टार स्टेज आता है, जिसमें 9 स्टार लेवल्स हैं, और हर लेवल इनिशियल, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल्स में बटा हुआ है। स्टार लेवल एक्सपोर्ट कहलाने के लिए किसी को शुद्ध एलिमेंटल पावर को अपने शरीर में जमा करने की क्षमता को पोषण करना होता है। और एक बार जब वे महारत के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो शरीर के भीतर एक एलिमेंट कोर बन जाता है। ये एलिमेंट कोर तब उस व्यक्ति को आसपास के तत्व के साथ आसानी से जुड़ने और बड़ी मात्रा में शुद्ध एलिमेंटल एनर्जी जमा करने में मदद करता है, जिसका उपयोग तब एलिमेंटल मीडियम्स के माध्यम से अर्थ स्पाइक्स जैसे इंस्टेंट स्पेल्स के साथ किया जा सकता है। तुम्हें स्पेल्स और एलिमेंटल मीडियम्स पर खूब रिसर्च करनी होगी। अगर मैं समझाना शुरू करूं तो 1 घंटा काफ़ी नहीं है। मुख्य विषय पर आते हैं। जैसा कि तुमने पहले ही एक मामूली 1 स्टार इनिशियल लेवल की शक्ति का अनुभव किया है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उसी तत्वों में एक 1 स्टार एडवांस लेवल उस गॉब्लिन की स्थिति को आसानी से महसूस कर सकता था और उसे वहीं कुचल सकता था। जहां तक 9 स्टार लेवल प्राणियों की बात है, तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उस गॉब्लिन को 1 मील दूर से ज़मीन के नीचे महसूस कर सकते थे और उसे वहीं दफना सकते थे। स्पेल अर्थ स्पाइक्स का दायरा भी 1 मील का होगा और तुम प्रतिक्रिया करने से पहले ही मर जाओगे। स्टार रैंक को सरल बनाने के लिए तुम इसे इस तरह समझ सकते हो: किसी के पास एलिमेंटल एनर्जी का जितना ज़्यादा भंडार होगा, उसके स्टार लेवल्स उतने ही ऊंचे होंगे। ये सब एलिमेंटल एनर्जी, या जिसे यहाँ के प्राणी माना कहते हैं, पर निर्भर करता है। 9 रेयर टीयर्स ने तुम केवल एडवांस 3 स्टार लेवल रेस तक ही पा सकते हो। ऐसी कोई रेयर रेस नहीं हुई है जिसके पास 3 स्टार से ऊपर का एलिमेंट कोर हो। ये लगभग नामुमकिन है। जेकब की आंखें आश्चर्य और थोड़े डर से भर गईं जब उसे ये दूसरी दुनिया की जानकारी मिली। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि मुझे रेयर रैंक से ऊपर की प्रजातियों का शिकार करना होगा, है ना?
क्या ये जाहिर नहीं है, या तुम इस अज्ञानता के साथ बाकी कोर कैसे ढूंढोगे? तुम्हें हर प्राथमिक तत्व के स्टार रैंक्स का एक कोर चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इनिशियल है या एडवांस, लेकिन तुम्हें सभी 9 स्टार्स के एलिमेंटल कोर्स की जरूरत है। रेयर रैंक से ऊपर की रैंक है। रेयर रैंक से ऊपर की रैंक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण कहा जाता है। 12 कॉमन टीयर्स और 9 रेयर टीयर्स की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक के भी अलग अलग टीयर्स हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक के 6 टीयर्स हैं, बिल्कुल 4 से 9 स्टार्स की तरह। कोई भी प्राणी जो 4 स्टार कोर बना सकता है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है, और इस तरह के वजूद किसी भी रेयर रैंक को कीड़ों की तरह कुचल सकते हैं। इसके साथ ही एलिमेंट कोर्स और उनकी रैंक का स्पष्टीकरण खत्म होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद जैकब की त्योरियां चढ़ गई। उसने सख्ती से पूछा, तो क्या मैं अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीयर 1 प्रजाति से लड़ सकता हूँ? हे, अभी तुम्हारा शरीर एक पीक टीयर 8 रेयर एक्सपर्ट जितना मजबूत है, और हर रेयर टीयर के पास शक्तिशाली शरीर नहीं होता। हर प्रजाति की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। हो सकता है कि किसी ने अपनी जिंदगी में कोई एलिमेंट न जगाया हो, लेकिन फिर भी उसके पास रेयर टीयर 9 की ताकत हो, जबकि कोई रेयर टीयर 1 प्रजाति होने के बावजूद 3 स्टार एलिमेंट कोर तक पहुंच जाए। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाने के लिए न सिर्फ पीक रेयर टीयर 9 जितना मजबूत शरीर चाहिए, बल्कि 4 स्टार रैंक का एक एलिमेंट कोर भी। इन शर्तों को पूरा किए बिना कोई खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकता। जहां तक ये सवाल है कि एक रेयर टीयर 9 शरीर कितना मजबूत होता है, तो बेसिक ग्रेड टाइटन आयरन से बनी वो फ्रिक्शन किलर बुलेट अपनी रफ्तार के बावजूद एक रेयर टीयर 9 की खाल को काट भी नहीं सकती। वो शायद बस एक खरोच छोड़ दे। वो 4 लोग जिन्हें तुमने मारा, उनके पास रेयर टीयर 2 शरीर भी नहीं था, इसलिए तुम उन्हें मुर्गियों की तरह मार सके। वे सब रेयर रैंक के बिल्कुल निचले स्तर पर थे। शारीरिक ताकत मापने का एक और सटीक तरीका है, लेकिन तुम्हें उसे खुद ढूंढना होगा। मैं कोई स्ट्रेंथ मेजरिंग मशीन तो हूं नहीं। जैकब ने एक भौं ऊपर चढ़ाई, लेकिन उसने इस अस्पष्ट मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया, और उसे कुछ उपयोगी सुराग भी मिले। जैसे कि वो शारीरिक रूप से एक रेयर टीयर 8 प्रजाति जितना मजबूत था, जबकि कॉमन ग्रेड टाइटन आयरन एक रेयर टीयर 9 काया वाले को मारने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन रफ्तार अभी भी काफ़ी तेज थी। फिर जैकब ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जो उसके खुद के बारे में था, और उसकी आंखों में गहरी उम्मीद चमक उठी। तुमने कहा कि रेयर रैंक का कोई भी प्राणी तत्वों को महसूस कर सकता है और एक एलिमेंट कोर बना सकता है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास भी वो है? बेशक तुम्हारे पास है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि एलिमेंट जितना दुर्लभ होगा, उसे महसूस करना और उसे एलिमेंट कोर में विकसित करना उतना ही मुश्किल होगा। तत्व को महसूस करना भी सबसे कठिन हिस्सा है। जहां तक तुम्हारे तत्व का सवाल है, तुम खुद देखो। मैं बस एक किताब हूं जो तुम्हें अमरता की ओर ले जा सकती हूं, न कि जादू के रास्ते पर। तुम मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना। इमोर्टिका ने लिखा। जैकब ने इस पर खींचते हुए गुर्राया, इतना काफी है। जब तक मेरे पास क्षमता है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। तो फिर इस दिल की अजरता का क्या मतलब है? ये क्या है? ये बिल्कुल वही है जो उन शब्दों का मतलब है। तुम्हारा दिल अब कभी बूढ़ा नहीं होगा, और समय का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्से बूढ़े नहीं होंगे, या तुम सिर्फ एक अजर दिल के साथ अमर हो जाओगे। ये हमेशा के लिए नहीं है। जिस पल 100 साल की युवावस्था खत्म होगी, तुम सामान्य रूप से फिर से बूढ़े होने लगोगे, सिवाय तुम्हारे दिल के, और इसका तुम्हारे शरीर पर अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। इमोर्टिका ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। है, मैं इतना भी मुगालते में नहीं हूँ। चूंकि मुझे अभी के लिए वो सब मिल गया है जो मैं जानना चाहता था, तो मैं जा रहा हूँ अगर तुम्हारे पास और कुछ जोड़ने को नहीं है। जैकब ने ताना मारा। अगर कोई और समय होता तो वो इस किताब के उसे परेशान करने से पहले ही जवाब मिलने के बाद इसे बंद कर देता, लेकिन आज उसने इसे अपनी बात कहने का मौका दिया। ये जानकारी के लिए प्रशंसा दिखाने का जैकब का तरीका था। हे, तुम इतने भी एहसान फरामोश नहीं हो। तो दूसरा लेवल पूरा करने और मेरा मनोरंजन करने के लिए तोहफे में मैं तुम्हें एक जानकारी देती हूँ। अपनी उस गुलाम को एक स्टार लेवल बीइंग बनने के लिए तैयार करो। जैकब ने आंखें सिकोड़ी और सख्ती से पूछा, तुम्हारा मतलब एलिस से है? लेकिन क्यों?
हालांकि इमोर्टिका ने व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था कि ये किसके लिए है, क्योंकि अभी उसके पास एलिस ही इकलौती गुलाम थी, क्योंकि हैरिसन मर चुका था और उसके पास और कोई नहीं था, न ही उसे ज़रूरत थी। ये भी एक सरप्राइज़ था, क्योंकि वो एलिस को बिना बताए छोड़ने की योजना बना रहा था। उसे अब उसकी मदद की ज़रूरत नहीं थी और वो उसके लिए बेकार थी। लेकिन अब वो कुछ और सोच रहा था, क्योंकि इमोर्टिका के शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। कौन जाने मैंने क्या कहा, मैं तो भूल भी गई। क्या तुम भूल गए कि मैं नियमों से बंधी हूं? दफा हो जाओ। जैकब ने खींचकर तुरंत किताब बंद कर दी, इससे पहले कि वो फिर से नियमों वाली बकवास दोहरा पाती, जो साफ तौर पर उस पर लागू नहीं होती थी, लेकिन वो मानती नहीं थी। फिर भी जैकब अब एलिस को पीछे छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। उसने गुफा में मौजूद चीजें उठाईं और उन सब को अपने नए अपग्रेडेड इन्फिनिटी पेंडेंट में स्टोर कर लिया। पहले जगह बहुत कम थी, इसलिए उसे हमेशा छोटी और ज़रूरी चीज़ें ही स्टोर करनी पड़ती थीं, लेकिन अब सब कुछ स्टोर करने के लिए काफ़ी जगह थी। वो पेंडेंट के अंदर एक जिंदा इंसान को भी रख सकता था। गुफा में सिर्फ वो उपकरण बचे थे जिनकी जैकब को अब ज़रूरत नहीं थी। अचानक जैकब के हाथ में एक बड़ा स्कैनर आ गया। वो अभी भी स्कैनर में चिन्हित लोकेशंस के बारे में नहीं भूला था। एक लोकेशन ऑरेट किंगडम में थी, जबकि दूसरी बॉर्डर रिवर पर कहीं थी। तो जैकब एलिस को ढूंढने के बाद और फिर ये जगह छोड़ने से पहले इस लोकेशन पर रेड मारने की योजना बना रहा था। दूसरी लोकेशन उसके रास्ते में होगी। जैकब ने अपना मास्क और उन 4 स्कल्स में से एक का केप पहना। अब वो 6.5 फीट लंबा था, और जब उसने पूरी रफ्तार से दौड़ने की कोशिश की तो वो धुंधला हो गया, और फिर वो चौंक गया, क्योंकि उसने 1 सेकंड में 1 मील की दूरी तय कर ली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लगभग नष्ट कर दिया। ये रफ्तार! जैकब हैरान था, क्योंकि वो मुश्किल से खुद को रोक पाया। और तो और उसने नोटिस किया कि उसकी बेतुकी रफ्तार के बावजूद उसकी हार्ट रेट अभी भी शांत थी। लगता है और भी डिटेल्स है जो इमोर्टिका ने रेयर टियर 8 फिजिक के बारे में नहीं बताई, जैसे कि मेरी सुनने की क्षमता अब 1 मील के दायरे में फैल गई है, और मेरी दृष्टि का दायरा भी। मुझे टेस्ट करना होगा और फिर अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखना होगा। किसी को चकमा देना आसान होगा। जैकब ने अपने होठों पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ सोचा। 3 दिन बाद एक धुंधले साए के साथ जैकब ऑरेट किंगडम के एक पहाड़ की तलहटी में प्रकट हुआ। अगर जैकब को अपने नए उन्नत शरीर के बारे में पता न चलता तो वो अपनी पूरी रफ्तार से आधे घंटे के भीतर इस जगह पहुंच जाता, लेकिन उसे 3 दिन की देरी हो गई। लेकिन जैकब ने अपने नए फिजिक के बारे में बहुत कुछ सीखा, और साथ ही उससे जुड़ी भारी एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। भले ही ये दूसरे लेवल की भूख जितनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे जैकब नज़रअंदाज कर सके। और तो और जैकब ने यह भी खोज निकाला कि वो अपनी मर्जी से 2x एक्सेलरेशन तक कंट्रोल कर सकता है। वो बिना मेडिटेशन की मुसीबत के अपनी मर्जी से इसमें एंटर कर सकता है और बाहर निकल सकता है। जैकब का ज़्यादातर समय मांस के लिए शिकार करने में बीता, और उसे टाइटन टीयर्स की याद आने लगी, क्योंकि ऊर्जा को आसानी और जल्दी बहाल करने के लिए वो ज़्यादा सुविधाजनक थे। लेकिन अफसोस कि टाइटन टीयर की नसों को स्कल्स ने खाली कर दिया था, और उसका रिजर्व भी इस्तेमाल हो चुका था। जैकब ने अपने हाथ में मौजूद स्कैनर को देखा, जिस पर उसकी मौजूदा पोजीशन से कुछ मीटर दूर एक लाल बिंदी ब्लिंक कर रही थी। जैसे ही उसने स्कैनर में वर्चुअल मैप को फॉलो किया, वो आखिरकार लोकेशन पर पहुंचा। लेकिन वहां चट्टानों और समतल पथरीली सतह के अलावा कुछ नहीं था। इस वक्त स्कैनर पर एक बीप आई। बेस नंबर 2 का दरवाजा खोले। जैकब ने एक भौं ऊपर चढ़ाई और स्क्रीन पर ओपन दबाया। अगले ही पल जैकब के नीचे की पथरीली सतह अचानक कांपी और एक छोटी दरार दिखाई दी, और वो धीरे धीरे अंदर की ओर खुली, जिससे एक अंडरग्राउंड पैसेज जाना दिखाई दिया। इस वक्त स्कैनर पर एक छोटा नक्शा भी दिखाई दिया। बदलाव देखकर जैकब के होठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अब ये एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट बेस की तरह लग रहा है। इस स्कैनर में मेरी सोच से ज्यादा फंक्शंस है। इस विचार के साथ जैकब पैसेज में दाखिल हुआ, जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी की ओर जाने वाली सीढ़ी थी, और जैसा उसे शक था, स्कैनर उसके हाथ में होने की वजह से फैसिलिटी रोशनी में जगमगा उठी और वो सब कुछ साफ देख सकता था। ये एक लंबा गलियारा था जो एक मेटल डोर की ओर जाता था, जो स्कैनर से भी खुल गया। और जब जैकब ने देखा कि दरवाजे के पीछे क्या है, तो उसकी आंखें फैल गईं। वहां हाइबरनेशन लिक्विड से भरे ग्लास सेल्स थे, और उन ग्लास सेल्स के अंदर बदसूरत ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स सो रहे थे।
म्यूटेंट्स। जैकब ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो लायन फॉरेस्ट में उसके सामने आए म्यूटेंट्स से ज़्यादा अलग नहीं थे, सिवाय उनकी त्वचा के रंग और सींगों के। वे लगभग एक जैसे दिख रहे थे। उन ग्लास सेल्स के अलावा वहाँ एक वर्किंग डेस्क थी और उस पर कई फाइलें और किताबें सलीके से रखी थीं, साथ ही एक छोटा सा उपकरण भी। जैकब ने ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। तो ये है वो डेटा जिसके बारे में वो कमीना बात कर रहा था। आधा घंटा बीत जाने के बाद जेकब की परछाई उस गुप्त सीढ़ी के बाहर दिखाई दी। उसके हाथ में स्कैनर था। पैसेज से निकलने के बाद उसने स्कैनर पर कुछ बटन दबाए और बिना किसी हिचकिचाहट के आत्म विनाश प्रोटोकॉल यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। उसने इस फैसिलिटी से जो भी ज़रूरी लगा ले लिया था, जिसमें नरभक्षियों का डेटा और टाइटन टीयर्स का एक जार शामिल था जो साफ तौर पर नरभक्षियों के लिए बचाया गया था। हालांकि बेसिक ग्रेड टाइटन टीयर्स का असर जेकब पर अब न के बराबर था, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर ही था। जहां तक आग्नेयास्त्रों जैसी दूसरी चीज़ों की बात थी, जेकब को अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। कम से कम कॉमन रीजन की क्वालिटी वाली चीज़ों की तो बिल्कुल नहीं। किलर स्कल सोसाइटी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए उसने इस फैसिलिटी को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन वो उन म्यूटेंट्स को मारने वाला नहीं था जो अनकॉमन रीजन में खुलेआम घूम रहे थे, क्योंकि ये बहुत बोझिल काम होता और वो जितना ज़्यादा वक्त बर्बाद करता उतना ही ज़्यादा खुद को खतरे में डालता। स्टार रैंक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक्स के बारे में जानने के बाद वो इतना घमंडी नहीं था कि सोचे कि वो किलर स्कल सोसाइटी जैसे डार्क संगठन के साथ बराबरी पर लड़ सकता है। कौन जाने उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आत्मविनाश प्रोटोकॉल सक्रिय करने के बाद 5 मिनट का टाइमर शुरू हो गया और जेकब ने स्कैनर रख लिया और पीछे देखे बिना वो जगह छोड़ दी। उसकी अगली मंजिल ह्यूमन किंगडम की राजधानी थी, जहां उसने एलिस को शाही परिवार की हरकतों पर नज़र रखने के लिए भेजा था। जहां तक उसकी वजह का सवाल था, वो बस ये नहीं चाहता था कि एलिस इस मुहिम पर उसके और हैरिसन के साथ आए। वो सिर्फ रास्ते में बाधा बनती और हैरिसन को शक हो जाता। जेकब का असली प्लान हैरिसन को चारे के रूप में इस्तेमाल करके A9999 को बुलाना था, उसका हार्ट एसेंस अब्जॉर्ब करना था और फिर एलिस को बुलाकर उसे और हैरिसन, अगर वो बच गया होता, को बाकी 3 स्कल्स का शिकार करने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना था। लेकिन उस ब्रेन चिप की मौजूदगी ने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और सारे स्कल्स एक साथ आ गए। फिर भी न सिर्फ वो उन सब का शिकार करने में कामयाब रहा, बल्कि उसने इस प्रक्रिया में एक 1 स्टार कोर भी हासिल कर लिया। अगर इमोटिका ने उसे सूक्ष्म सुझाव ना दिया होता तो वो एलिस को अकेला छोड़ देता, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था और वो जहाँ जा रहा था वहाँ वो सिर्फ बाधा बनती। इस बार जेकब को अपनी मंजिल तक पहुँचने में सिर्फ आधा दिन लगा, जो ड्यूक राइली का क्षेत्र था। एलिस ने जेकब को बताया था कि अगर वो उनकी आने वाली मुलाकात से पहले उसे ढूंढना चाहे तो वो उस गुप्त ठिकाने में होगी जो उसने सालों पहले बैकअप के तौर पर बनाया था, अगर कभी उसका सैम्यूल के साथ झगड़ा हो जाए। जेकब राइली डची के जागीर के पश्चिम में ब्राइट टाउन नाम के एक कस्बे में दाखिल हुआ। चूंकि रात हो चुकी थी और जेकब इतना तेज था कि कोई उसे नोटिस नहीं कर सकता था, वो आसानी से टाउन लॉर्ड की हवेली तक पहुंच गया जहां एलिस को होना चाहिए था। ब्राइट टाउन का लॉर्ड यिसराएल एक बूढ़ा आदमी और बैरन रैंक का नोबल था। वो एलिस का एक भरोसेमंद सहयोगी था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी इसके बारे में नहीं पता था। इसराइल अपनी स्टडी में था जब एक बर्फीली आवाज़ गूंजी, जिससे उसे लगभग हार्ट अटैक आ गया। एलिस कहाँ है? इसराइल चीखा और अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। जब उसने अपने पीछे खड़े नकाब मास आदमी को देखा तो डर के मारे उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया। वो क्यों ना डरे जब यह रहस्यमय आदमी बिना किसी को सतर्क किए उसकी स्टडी में प्रकट हो गया। हालांकि जेकब के लिए अपनी सुनने की शक्ति से इसराइल को ढूंढना बहुत आसान था और वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, दरवाज़ा भी लॉक नहीं था, इसलिए जेकब ने उसे उसके हुलिये से आसानी से पहचान लिया। इसराइल की आवाज़ कांप रही थी जब उसने चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जेकब ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? एलिस कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। इसराइल की बूढ़ी आंखों में हैरानी की चमक आई। फिर वो अपने सदमे में जेकब के शब्द ठीक से नहीं सुन पाया था। अब जब उसने एलिस का नाम साफ सुना तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि अगर ये आदमी एलिस का साथी है और उसके बारे में जानता है तो वो उसकी हत्या करने नहीं आया होगा। इसराइल ने गहरी सांस लेने के बाद जवाब दिया, सर, अगर आप यंग मिस को ढूंढ रहे हैं तो मुझे डर है कि वो यहाँ नहीं है। मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा, लेकिन आपको उन्हें टायरेंट मैंशन में ढूंढना चाहिए। वो अब लॉर्ड सिल्वर टायरेंट के लिए काम करती हैं। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि इसराइल शायद सच बोल रहा था। वो अपनी धड़कन से फ़र्क आसानी से बता सकता था। मत कहना कि वो टाइटन टीयर्स मिलने के बाद भाग गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ 10 बूंदों से ए रैंक बन गई और उसने तय कर लिया कि उसे अब टाइटन टीयर्स की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ से भाग गई? या वो शुरू से ही ये प्लान बना रही थी?
जेकब की आंखों में खतरनाक चमक आई और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ नहीं आई? हाँ, आप विलो गार्डन में सीक्रेट बेस चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसराइल का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे ठंडा पसीना आ गया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन ये व्यक्ति उसे मौत का एहसास करा रहा था जो उसने कभी एक बी रैंक मर्सनरी से भी महसूस नहीं किया था। जेकब को अभी भी इसराइल की आवाज़ में कोई झूठ नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने हल्के जानलेवा इरादे के नीचे भी। तो एलिस के बारे में उसका अनुमान शायद सच था। एलिस शायद भाग गई जब उसे लगा कि उसे टाइटन टीयर्स की ज़रूरत नहीं है। वो शायद शुरू से ही ये योजना बना रही थी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह छिपाया, उस बेवकूफ़ हैरिसन की तरह नहीं। मुझे उसे हैरिसन के बजाय टाइटन टीयर्स के बजाय काला पोषण देना चाहिए था। मैंने उसके इरादों को गलत आंका और उसे हाथ से निकलने दिया, बस उसे एक शक्तिशाली तोप का चारा बनाने के लिए। लेकिन ये तोप का चारा एक तोप बन गया। अगर इमोटिका का सुझाव ना होता तो मैं यहाँ आने की जहमत भी नहीं उठाता और ये पता भी नहीं चलता। खैर, ये मुझे एक शातिर दिमाग वाले पर भरोसा करने और उसे गुलाम न बनाने का फल मिला है। भले ही वो अनकॉमन रीजन में छिपी हो, उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। मैं इसे एक और सबक मानूंगा कि औरत पर दोबारा भरोसा नहीं करूंगा। जेकब ने अफसोस से आह भरी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। इससे पहले कि इसराइल प्रतिक्रिया दे पाता, जेकब पहले ही एक प्रेत की तरह अपनी जगह से गायब हो चुका था, जिससे इसराइल ज़मीन पर गिर गया और उसकी आंखों में दहशत थी, जैसे वो अभी अभी मौत से बचकर निकला हो। रेनी माउंटेन रेंजेस में कहीं परी जैसी खूबसूरत वाली एक महिला अलाव के सामने भावहीन चेहरे के साथ बैठी हुई जलती हुई लपटों को गहरी सोच में देख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि एलिस थी, जो अनकॉमन रीजन से भागकर रेयर रीजन पार करने के लिए बॉर्डर रिवर की तरफ जा रही थी। उसके पास सटीक नक्शा नहीं था, इसलिए वो अभी भी नदी से काफ़ी दूर थी, लेकिन खोई नहीं थी। जब उसे जेकब के हाथों टाइटन टीयर्स मिले थे, तभी उसने अनकॉमन रीजन से भागने की योजना बना ली थी। उसके कारण बहुत सरल थे। पहला, जब उसने ऑरिट किंगडम में उन ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को तबाही मचाते देखा, तो उसे पता चल गया था कि अनकॉमन रीजन में कुछ गड़बड़ है। और तो और, जेकब और उसके जैसे लोगों की मौजूदगी ये साबित करने के लिए काफ़ी थी कि उसके जैसे लोग उनकी नज़रों में बस तोप का चारा और चींटियां हैं। दूसरा, वो कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करेगी और वो बनना चाहती थी जो दूसरों को अपने अधीन करे। वो जानती थी कि जेकब उसका इस्तेमाल कर रहा है और एक बार जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो शायद उसे फेंक देगा, भले ही वो उसके प्रति विचारशील हो। उसने एक पल के लिए भी नहीं माना कि सिर्फ उनकी शारीरिक घनिष्ठता की वजह से जेकब उन्हें अपने बराबर समझेगा। जब तक उसके पास जेकब के बराबर ताकत नहीं है, वो उसे कभी अपने बराबर नहीं मानेगा और वो उसकी नज़रों में हमेशा एक आवारा रहेगी। इसलिए उसने मौका मिलते ही भागने का फैसला किया। वो जानती थी कि उन राक्षसों के पीछे के लोग और जेकब एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे होंगे और उस वक्त सबसे पहले मरने वाली वही होगी। एलिस ने जेकब से ऑरिट किंगडम की स्थिति रिपोर्ट करने से पहले ही तैयारी कर ली थी। अगर उसने उसे किसी और ऐसे मिशन पर भेजा या कहीं और, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए भाग जाएगी। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाता अगर जेकब ने उसे दूसरे मिशन पर नहीं भेजा होता, लेकिन टाइटन टीयर्स का लालच इतना बड़ा था कि उसने ऐसा जोखिम उठाया। अंत में उसका जुआ काम कर गया। हालांकि उन 10 बूंदों का सेवन करने के बाद भी वो अभी भी ए रैंक बनने से कुछ दूर थी, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं थी। उसे अनकॉमन रीजन और बॉर्डर रिवर पार करने का भरोसा था, जो उसका एक सपना था। हालांकि जेकब के चुंगल से बचकर रेयर रीजन में एक नया रोमांच इंतजार कर रहा था, लेकिन इस विशाल जंगल में अकेले होने पर उसे किसी वजह से खालीपन महसूस हुआ। वो हमेशा जेकब के साथ अपने समय के बारे में सोचती थी और कैसे वो उसकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आया था। अचानक एलिस के चेरी जैसे होंठ एक सम्मोहक मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए और वो ठंडे स्वर में बुदबुदाई, अगली बार मैं तुम्हें अपने अधीन करूंगी, जेकब स्टीव, बस इंतजार करो। ह्यूमन किंगडम में निराश होने के बाद जेकब ने वहां ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और बॉर्डर रिवर की तरफ चल पड़ा। वो रेयर प्लेन्स की यात्रा पर निकलने से पहले स्कैनर में दिखाए गए दूसरे ठिकाने हाइड आउट को चेक करना चाहता था। रेयर प्लेन्स की तरफ जाने वाला रास्ता कॉमन प्लेन्स से काफ़ी दूर था। ये दोनों जगहें स्टार ओशन नाम के एक महासागर से अलग होती थीं और बॉर्डर रिवर ही कॉमन प्लेन्स का एकमात्र स्रोत था जो स्टार ओशन से जुड़ता था। हालांकि बॉर्डर रिवर को कॉमन रिवर के नाम से भी जाना जाता था, ये पूरे कॉमन प्लेन्स में बहती थी और एक ऐसा सही रास्ता ढूंढना जो सीधे स्टार ओशन की तरफ ले जाए, कहने में आसान और करने में मुश्किल था। कॉमन रिवर ना सिर्फ स्टार ओशन से जुड़ती थी, बल्कि अगर कोई इतना साहसी हो जो उस यात्रा को शुरू करे तो ये रेयर रीजन और यहाँ तक कि एपिक रीजन तक भी ले जा सकती थी। लेकिन बिना नक्शे के कोई भी अपना समय बर्बाद करेगा और शायद वहीं वापस आ जाएगा जहाँ से उसने शुरुआत की थी।
लेकिन कॉमन रिवर में सफ़र करने और हायर रीजन में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी नावें बनाना ही बहुत मुश्किल था। तो एक ऐसी नाव बनाना तो और भी दूर की बात थी जो बीस्ट से भरे स्टार ओशन में सफ़र कर सके। हायर रीजन की यात्रा करने के लिए ना सिर्फ संसाधनों की ज़रूरत थी, बल्कि पर्याप्त ताकत की भी। स्टार ओशन पार करना तो बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए जेकब को उम्मीद थी कि उसे इन स्कल्स का परिवहन का साधन मिल जाएगा, जो शायद काफ़ी तेज़ होगा, क्योंकि वे सालों की दूरी महीनों में तय कर सकते थे। नक्शा और स्टार नेटवर्क पर कुछ डिटेल्स देखने के बाद उसे पता था कि स्टार ओशन में सफ़र करना कितना मुश्किल और ख़तरनाक है, खासकर दो प्लेन्स को पार करना, क्योंकि दो प्लेन्स की सीमा के बीच एक अजीब सलेटी कोहरा था, जिसे स्थानीय लोग डेस्पेयर फॉग या निराशा का कोहरा कहते थे। ये कोहरा जहरीला नहीं था, लेकिन ये दूसरों की छठी इंद्रिय को प्रभावित करता था। और अजीब बात यह थी कि व्यक्ति जितना ताकतवर होता, ये कोहरा उसके होश को उतना ही ज्यादा प्रभावित करता था। डेस्पेयर फॉग में नेविगेट करना विशेष उपकरणों के बिना लगभग नामुमकिन था। ये मीलों तक फैला हुआ था, और अगर कोई प्लेन्स के बीच की सीमा पार करना चाहता है तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यही कारण था कि बहुत कम लोग कॉमन प्लेन्स में प्रवेश करने की कोशिश करते थे। ये बस इसके लायक नहीं था। जहां तक कॉमन प्लेन्स की बात थी, उनकी हालत और भी दयनीय थी, क्योंकि उनके लिए रेयर प्लेन्स में प्रवेश करना सबसे मुश्किल था। जब जेकब को ये सारी जानकारी और नक्शा मिला तो वो काफ़ी चिंतित था कि वो दूसरी तरफ कैसे पार करेगा। तभी उसे ख्याल आया कि ये स्कल्स बिना किसी समस्या के यहाँ कैसे आते रहते हैं। तो उसे बस उनके परिवहन का साधन ढूंढना था, जो अनकॉमन रीजन में होना चाहिए, क्योंकि वे बिना रुके सीधे यहाँ आए होंगे। लेकिन अगर उसे इस ठिकाने में भी परिवहन का कोई साधन नहीं मिला, तो उसके पास पहले एपिक रीजन जाने और खुद एक जहाज़ बनाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। या वो कॉमन रिवर के आसपास इंतजार कर सकता है जब तक कि किलर स्कल सोसाइटी की रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती और फिर उनका परिवहन छीन ले। स्वाभाविक रूप से इससे किलर स्कल सोसाइटी का लीडर उससे नफरत करेगा, लेकिन वो जानता था कि इस बार शायद सिर्फ एक 1 स्टार बीइंग मौजूद ना हो, वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी भेज सकते हैं। इसलिए वो ये जोखिम लेने को तैयार नहीं था। फिर भी जेकब को इस दूसरे ठिकाने पर काफ़ी भरोसा था, जो कॉमन रिवर के करीब था। सुरक्षित और छोटे रास्ते का पालन करते हुए इस बार जेकब को रेनी माउंटेन रेंजेस को पार करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा, और अगर उसे बीच बीच में रुकना नहीं पड़ता तो समय और भी कम लगता। इसके बाद जेकब को बस स्कैनर की दिशा का पालन करना था, जो डार्क सिटी से कुछ मील दूर और जंगल की गहराई में थी। जेकब आखिरकार वीराने में रुका। ये जगह जंगल के किसी भी दूसरे हिस्से की तरह पेड़ों से घिरी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीचे एक छिपा हुआ ठिकाना है। पिछली बार की तरह इस जगह को खोलने की चाबी भी स्कैनर ही थी, और जैसे ही जेकब इसकी रेंज में आया, वही फंक्शन एक्टिवेट हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उन्होंने ये ठिकाने कैसे बनाए या वे यहाँ थे भी। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस जगह को छोड़ने के बाद वे उसके किसी काम के नहीं थे। दरवाज़ा अनलॉक करने के बाद जो एक अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ जाता था, लेकिन पिछले ठिकाने के विपरीत ये एक विशाल लैब नहीं बल्कि एक वेयर हाउस था। जब रोशनी हुई तो जेकब हैरान रह गया जब उसने हाईटेक आग्नेय शास्त्र, गियर्स, स्कोप्स और कोल्ड वेपन्स देखे। यहाँ तक कि वहाँ वो लाल लिक्विड विस्फोटक और एक नीले रंग का विस्फोटक भी था। आधा वेयरहाउस हथियारों से भरा था और दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जिसने जेकब की मुस्कान चौड़ी कर दी। वहाँ एक छोटा काला जहाज था बिना पाल के। जेकब चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। जैकपॉट! वो जल्दी से उस काले जहाज के पास पहुंचा जिसमें पाल नहीं थे। वो पूरी तरह साधारण लग रहा था। इस जहाज का इंटीरियर भी काफ़ी सादा था। वहाँ एक बड़ा शिप कैबिन था जो 2 मंजिलों में बटा हुआ था। जेकब ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा, जो साफ तौर पर इस जहाज का कंट्रोल रूम था, और जब उसने एक बड़ी स्क्रीन और स्क्रीन के नीचे एक ब्लैक स्क्रीन पैनल देखा तो उसे पता चला कि ये कोई सामान्य जहाज नहीं है। उत्सुक होकर उसने बड़ी स्क्रीन के नीचे वाले ब्लैक स्क्रीन पैनल को चालू करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने उसे छुआ, पैनल जल उठा और शब्दों की एक कतार दिखाई दी। ब्लैक शिप AEER 9322 को सक्रिय करने के लिए A10 मॉडल से ऊपर की स्टार वॉच सीरीज की ज़रूरत है। जेकब ने एक भौं ऊपर चढ़ाई। तो अगर किसी को ये ठिकाना और ये जहाज़ मिल भी जाए तो वे हाईटेक स्टार वॉच के बिना इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि ये जहाज़ साधारण नहीं है। अगले ही क्षण जेकब की कलाई पर एक काली स्टार वॉच दिखाई दी और पैनल पर नोटिफिकेशन बदल गया। स्टार वॉच मॉडल A11 डिटेक्ट कर ली गई है। स्टार वॉच के साथ कनेक्ट कर रहा है। जेकब की स्टार वॉच भी जल उठी और एक नोटिफिकेशन आया कि ये जहाज़ उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही उसने पुष्टि दी, पैनल अचानक बदल गया
और कई फंक्शंस दिखाई दिए। उसकी घड़ी पर एक नया काले रंग का जहाज आइकन भी आ गया। जेकब ने सबसे पहले देखा कि एक पावर मीटर है जो अभी भी 75% भरा हुआ है। फिर कंट्रोल पैनल था, लेकिन जिस चीज ने जेकब का ध्यान खींचा वो था रास्तों का मैप यानी मानचित्र। जब उसने इसे सक्रिय किया तो ऊपर वाली बड़ी स्क्रीन भी सक्रिय हो गई और एक पहले से इंस्टॉल्ड मैप और एक रास्ता दिखाई दिया। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने इस मैप का रास्ता देखा और जल्दी से वो मैप खोला जो उसे A999 ने दिया था। ध्यान से अध्ययन करने के बाद वे दोनों एक ही हैं। जेकब की आंखें ठंडी हो गईं। शुरू से ही उसे शक था कि ये मैप के रास्ते शायद गलत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे गलत नहीं बल्कि जाल है। अगर वो इस मैप्ड रास्ते का पालन करता तो वो A995 की पार्टी से टकरा जाता और उसका खेल खत्म हो जाता। जेकब ने ताना मारा और ब्लैक शिप के मैप मेन्यू में खोजने के बाद उसे नया मैप और रास्ता फिर से इंस्टॉल करने का विकल्प मिल गया। वो रिमोटली भी नेविगेट कर सकता था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। उसे बस अपनी घड़ी पर वो ब्लैक शिप ऐप खोलना था और फिर अपनी घड़ी में एक नया मैप इंस्टॉल करना था जो उसने पहले ही स्टार नेटवर्क से खरीद लिया था। फिर जेकब ने खुद को ब्लैक शिप के कंट्रोल से आदी कर लिया। वो तब तक जाने की योजना नहीं बना रहा था जब तक उसे ये पता ना चल जाए कि ये नाव पूरी तरह सुरक्षित है। जिस चीज़ ने जेकब को सबसे ज़्यादा चिंतित किया वो ये था कि ये जहाज़ किस पावर से चलता है, और वो हैरान रह गया जब उसे पता चला कि ये बैटरियों पर चलता है और पानी पर चलते समय ये अपने आप चार्ज हो सकती हैं। इसने जेकब को किलर स्कल सोसाइटी की नींव का फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर किया और उसके जाने की इच्छा और भी तेज़ हो गई। उसे ब्लैक शिप पर हर चीज़ में महारत हासिल करने में आधा घंटा लगा और अब उसे बस इसे पानी में डालना था और वो चलने के लिए तैयार होगा। जेकब वेयरहाउस में मौजूद उन सभी हथियारों और उपकरणों को भी नहीं भूला। उसने नए ब्लैक गियर में कपड़े बदले और हर उस हथियार को बदल दिया जिसे वो बेकार समझता था, और उन्हें अपने पेंडेंट में स्टोर कर लिया, जबकि जो उसके कम काम के थे वे सब जहाज में लोड कर दिए गए, जिसमें काफ़ी जगह थी। वे शायद इसी तरह यहाँ भेजे गए थे। जब जेकब ने वेयरहाउस खाली कर लिया तो उसने ब्लैक शिप को उठाने की कोशिश की, जो शायद 200 टन से ज़्यादा का था, और वो सफल हो गया। जेकब को फिर से अपनी ताकत की गहरी समझ आई कि एक रेयर टियर 8 शारीरिक ताकत कितनी डरावनी है। इसके बाद जेकब ने ब्लैक शिप को उफनती कॉमन रिवर में डाल दिया, लेकिन पानी के बहाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही सक्रिय हो चुका था। जेकब इस जहाज से संतुष्ट था और बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस पर सवार हो गया। उसने अनकॉमन रीजन को एक याद भरी नज़र से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, बिना बहानों के जियो, बिना पछतावे के सफ़र करो।